बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। और आज की सुबह का जो माशाल्लाह से आगाज़ हुआ है, और हम भी जो अपने शो का आगाज़ करने जा रहे हैं वो इसलिए कि मौसम बड़ा सुहाना है। मैं जब घर से निकल रही थी तो बूंदाबांदी हो रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरा दिल किया कि आज ऑफिस ना आऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता तो क्योंकि आप लोग मुझे मिस करते। नहीं, मैं यू टर्न नहीं लेती। अच्छा। मेरे व्यूअर्स मुझे मिस करते, फिर आप कैसे अकेले शो करते? सारा बर्डन आप पे है। लेकिन मैं कितना सोचती हूँ। सबसे पहले जीती रही है, आपने सलाम किया आते ही, और मैं आपका इशारा मिस कर रहा था। आज आपने एक हाथ का इस्तेमाल किया, वरना आप दोनों हाथों से जब अपनी खुशी का इजहार करते, ये चीज़ तो बड़ा व्यूअर्स को भी बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमारी तरफ मुझे गाड़ी पर पड़ने वाली जो पानी की बूंदें हैं और वो उसकी वजह से मट्टी जो डिस्प्लेस हो जाती है, तो इसका मतलब मुझे ये लगा कि गर्दालूद हवाएं भी चली हैं रात को कहीं, और उसके बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद ये सूरत हाल है। महकमा मौसमियात का अभी ये कहना है कि मजीद भी बूंदाबांदी हो सकती है, तो इस बात के इम्कानात अपनी जगह मौजूद हैं, तो यू कैन ऑलवेज एंजॉय द वेदर। क्योंकि जुमेरात की जो रात बताई जा रही है, दैट इज 17 जुलाई, हॉटेस्ट नाइट ऑफ द ईयर सो फार, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचें, रात में ये दिन वाला पारा है। और उसमें फील्स लाइक अलग सिचुएशन है। तो और बहुत गर्मी रही है वैसे। और अमेरिका का जो महकमा है, महकमा वेदर यानी मैट डिपार्टमेंट, वो ये कह रहा है कराची का वेदर आइंदा आने वाले सालों में मजीद गर्म होगा और ड्राई होगा, और बारिशें मजीद कम होंगी। तो बारिशें हो भी नहीं रही हैं। मतलब सोचे, मैं ये सोच रहा हूँ ये फिल्मों का क्या होगा। पाकिस्तानी फिल्में या पड़ोसी मुल्क की फिल्में जो सारी रिलाई बारिश पे करती थी, बरसात से मुतालिक मामलात पे, तो कैसे होगा? वो तो मसनूई बारिश कर लेंगे ना। हाँ, ये वेरी राइट, वेरी राइट। हम लोग वैसे पहले कितना समझा करते थे कि सारा कुछ जो हो रहा है फिल्मों में सही है, फायरिंग हो रही है ओरिजिनल है, हीरो विलन को मार रहा है वो ओरिजिनल है। आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, मैं तो ये जो खबरें हमारे न्यूज़ एंकर पढ़ा करते थे उस जमाने में, तो मैं सोचती थी याद करके आते हैं। हाँ। सोचें, जब मैंने खुद पहले एक्सपीरियंस किया तो मैंने कहा ओहो, दिस इज द ट्रिक। मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगी। मैं बाल कटवाने एक दफ़ा गया तो हमारे जो हेयर ड्रेसर साहब थे, उन्होंने कहा सर ये खबरें आप याद करके जाते हैं? हाँ। मैंने कहा नहीं। कहते हैं अच्छा फिर आपको बताई जाती हैं उसी वक्त पढ़ रहे होते हैं? मैंने कहा नहीं। कहते फिर कैसे पढ़ रहे होते हैं? मैंने कहा प्रिंट्स होते हैं, ये सामने चल रहा होता है। तो कहते ये कौन सी बात है, ये तो मैं भी कर लूँ। मैंने कहा आई विल इनवाइट यू ओवर समडे। इस हॉट सीट पे बैठने के लिए। इट्स नॉट अबाउट द प्रिंट्स, ये जो कान में आवाज आती है ना, ये खतरनाक होती है, समझ रही हैं आप? खतरनाक कई आवाजें एक साथ आ रही होती हैं। चलें जी आगाज कर लेते हैं। ये है अशफाक इसाक सती, मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। और कोई फायदा नहीं है इस चीज का, आपको पता है ना कितनी मुसीबत पड़नी है अगले को। क्या मतलब? जो बैठा हुआ उधर। हाँ। कोई बात नहीं। अब कोई अच्छा बिल्कुल सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं आई। कह रहे बस कर दो भाई, आगे बढ़ो। आप मैंने हज़फ करके एक वर्ड जो है वो इस हमारी अफरा तफरी से हम रुख करते हैं मुल्क की सियासी अफरा तफरी का। आपको पता है कि ये सिलसिला जो है वो चलता चला जा रहा है और आए दिन नए महाज खुल रहे हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान था, उसने हलचल मचा दी। कहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है, गुलाम गर्दिशों में सरगोशियाँ हो रही हैं कि इंतखाबात से मुताल्लिक अक्टूबर में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कोई ना कोई आईनी टूट फूट होने वाली है, टेक्नोक्रेट सिस्टम आया तो जमहूरी इदारे लपेटे जाएंगे। तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो फिच की रिपोर्ट है, जिसकी बुनियाद पर ये सवाल पूछा गया कि वो कैसे ये बात प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने एक तरीके से उस रिपोर्ट को इंडोर्स किया है कि हालात ऐसे हुए, और ज़ाहिर है उन्होंने फिर कहा कि आईनी टूट फूट यानी कि मेल्ट डाउन हो सकता है। इनका इशारा क्या है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ताहाल इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया है, और गुज़िश्ता रोज़ इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो अमल दरामद है उस मुताल्लिक़ गौर भी हुआ, ब्रीफिंग दी गई, लेकिन इजलास ख़त्म हो गया। और ज़राए ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फ़ैसला है, जबकि आज फिर इजलास होगा। और पीटीआई जो है वो मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करने का फैसला उन्होंने कर लिया है। इस हवाले से बयानात भी हम देख रहे हैं, आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से इस हवाले से जाएगा। लेकिन यह है कि इस अमल दरामद होगा कि नहीं होगा, अदालत का तो फैसला मौजूद है, एक इदारे ने इस पर अमल दरामद कराना है। अब आज के इजलास में क्या कुछ फाइनलिटी सामने आती है इस सिचुएशन को लेकर के नहीं, ये देखना होगा जी। और अगर तो आ जाती है तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान एपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, अलग सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।
और ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, कल से लेके आज तक अभी सुबह भी और इसके बाद भी इस पर खासी बहस हो रही है कि ये क्या मामला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में कोई दरख्वास्त लगाई जाएगी इलेक्शन मनसूख करने से मुताल्लिक, और फिर वील डिफेंड दैट, हम कोशिश करेंगे कि उस मामले पे दिफा करें अपना। तो आपका नुक्ता नज़र क्या है इस पर? क्या वाक़तन ऐसे कोई बाज़गश सुनाई दे रही है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात को एक तो सीरियस लेना मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया करने वाली बात है। एक तो ये इनको रखा ही इसलिए गया है, जो इनका काबीना में वजूद का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज हुकूमत को तंग करना और शहबाज शरीफ की गर्दन पे पाँव रखने वाली बात है। और नवाज शरीफ साहब के ग्रुप से इनका ताल्लुक है, ये ऑटोमेटिकली इस तरह के बयानात तो सिर्फ और सिर्फ। बैरिस्टर सैफ साहब, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट वो फिच की रिपोर्ट है, वो भी इसी तरह की बात कर रहा है। 18 माह तक हुकूमत चलेगी, नहीं हुआ तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, नए टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी। तो कामोबेश बात वही कर रहे हैं फिच की रिपोर्ट वाली, तो आप उसे भी निगेट करेंगे? नहीं, मैं किसी रिपोर्ट को निगेट करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनकी बात को गैर जिम्मेदाराना करार देता हूँ, क्योंकि ये इसी तरह के कंट्रोवर्शियल बयानात दे के एक सियासी हलचल पैदा कर देते हैं। इनका मकसद कुछ नहीं होता, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इसको कहा जाता है, और ये वही कर रहे हैं। अब रह गई बात इंतखाबात की, तो इंतखाबात का मुतालबा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हर जमात का है। सब यही कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे वो मैनेज किए गए, उनको मैनिपुलेट किया गया, और जो नताइज आए हैं वो एक्चुअल जो वोट डाला गया है उसके बरक्स हैं। तो उनकी ट्रांसपेरेंसी पर तो सब एतराज़ कर रहे हैं। मैं सबसे मुराद मेरी ये है कि अपोजिशन की तमाम पार्टियां अक्रॉस द बोर्ड जो हैं वो यही कह रही हैं कि गलत हो रहा है, और हुकूमत की अपनी पार्टियां जो हैं उनको भी ये पता है कि अगर वो आज इक़्तिदार में बैठे हैं तो एक गलत तरीके से बैठे हैं, जेली फॉर्म 47 के जरिए बैठे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो इसमें शरीक जुर्म जो इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और हमारा मुतालबा भी ये है PTI का कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो उनके मेंबरान हैं इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उसकी कार्रवाई का आगाज ही जो है वो यकीनी तौर पर। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था आपसे कि इलेक्शन कमीशन को लेट्स अज्यूम कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, लेट्स अज्यूम दैट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबर्स हट जाते हैं, और आपको पता है कि इनका इंतखाब भी एक आईनी तरीके से ही होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इस तरह से चुनाव अमल में लाते हैं। अब ये हट भी जाते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि नया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा या मेंबर्स आएंगे उनके ऊपर एकदम एतमाद बहाल हो जाएगा और वो बिल्कुल हक और सच की बात करेंगे। आपकी नज़र में? देखें, जब किसी इदारे का सरबराह या किसी इदारे का अहम अफसर, जिम्मेदार अफसर चोरी या करप्शन करता है तो सिर्फ उस अफसर को नौकरी से हटाया नहीं जाता, बल्कि उसने जो करप्शन की होती है उसको पूरी तहकीकात के बाद, उस तफ्तीश करने के बाद ना सिर्फ माले मसरूका जिसको कहते हैं चोरी शुदा माल वो बरामद किया जाता है, बल्कि उसके बाद SOPs बनाए जाते हैं कि आइंदा जो तरीकाकार होगा वो ये होगा। तहकीकात का मतलब ही यही होता है किसी फर्द को हटाना मुहज़्ज़ब मुआशरों में। लेकिन यहाँ पर आज तक ऐसा कब हुआ है? नहीं, तो अब नहीं हुआ तो देखें, अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम गैर मुहज़्ज़ब माशरा हैं इसलिए हमारे पास ये जायज़ है, बाकी मुहज़्ज़ब में नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ये हर माशरे का में रहने वाले लोगों का बुनियादी फ़र्ज है कि और हक है कि उनको इसी तरह की हुकूमत मिले जो ये सारे इकदाम करे और शफाफियत लाए। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जब हम बात करते हैं तो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर बैठना नहीं और उसको पेंशन के साथ और मराहत के साथ वापस भेजना नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई करके जो उसने गलत किया है उसकी सजा भी दी जाए, और उसके अलावा ऐसे SOPs मुरतब किए जाएं, ऐसा तरीक़ेकार मुरतब किया जाए कि आइंदा आने वाले शख्स को ये मौका ना मिले कि वो भी इसी तरह की बददियानती करे जो इसने की है। देखें, ये इन्होंने नस्लों की तबाही की है। इस बात की तरह मैग्नीट्यूड को देखें, इन्होंने पाकिस्तान के साथ वो ज्यादती की है जो शायद हमारे बदतरीन दुश्मन भी ना करें, क्योंकि अवामी मैंडेट चुराया है, आईन की खिलाफ वर्जी की है और अवामी मैंडेट को चुराने में एक्टिव किरदार अदा किया। लेकिन इस वक्त तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन में आपकी जो मखसूस नशिस्तों के अमल दरामद करवाना है वो तो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। तो आप इसको लेकर क्या स्टेटस है आपका? और आप पहले इतनी तनकीद कर रहे हैं लेकिन अमल दरामद तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। तो इलेक्शन कमीशन को इसलिए तो हम साफ होने का कह रहे हैं ना कि गंदगी हटेगी तो तब इलेक्शन कमीशन जो कुछ करेगा वो ठीक होगा और आवाम को उस पर एतमाद होगा। इन लोगों के होते हुए तो हम इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्को खैर की नहीं कर सकते। और इसमें सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, इसमें ये 4 मेंबरान भी हैं जिन्होंने साइन किए हैं साहब, और तो उनके फैसलों पे दस्तखत किए हैं, ये भी शरीक जुर्म है।
अब रह गई बात आपकी इंतखाबात की, तो आवाम का तो ये मुतालबा है, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मुतालबा है कि इंतखाबात असर नौ कराए जाएं, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्शन कमीशन के जेर तहत कराए जाएं। और खबरें तो ये कि भी इंतखाबात तो नहीं होते, बस टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा। फैसल वाडा भी ये बात करते हैं, फिच ने भी ये बात, फैसल वाडा ने भी बात की, फिच ने भी बात की। तो फिर सिस्टम जब लपेटा जाएगा तो जाहिर है आप सियासी जमातें ही इसका हिस्सा हैं पार्लियामेंट का। देखें अब अगर किसी ने फैसल वाडा और ख्वाजा आसिफ के प्रेडिक्शंस पे और इनकी पेशन गोइयों पे हुकूमत के बनाने के फैसले करने हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो मेरे ख्याल में आप दोनों भी फ्लाइट पकड़े फौरी तौर पे पाकिस्तान से भागने की, और मैं भी पकड़ लेता हूँ। असासे नहीं है सर इतने, लेकिन अगर अल्लाह पे वो कोई भरोसा और उम्मीद है और इस कौम की के मुस्तकबिल पे और इस कौम की उस पे बेहतरी से कोई वो है, कोई ऑप्शंस हैं, तो उसका तो तकाजा यही है कि नए इंतखाबात कराए जाएं और नए इलेक्टेड जो जमहूरी तरीके से इलेक्टेड सेटअप है उनको हुकूमत। वन लास्ट थिंग बैरिस्टर सैफ साहब, ये अभी इलेक्शन कमीशन चेंज कर लेंगे आप सारा कुछ, लेकिन वो जो एक आपको याद है ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला था जिस पे कहा गया कि जी बड़ा काम होगा और उस पर कुछ भी नहीं हो सका। मामला हमारे यहाँ इसी पर बहस आती है एट द एंड ऑफ द डे कि जी शफाफियत नहीं हुई, वो EVMs का मामला अपनी जगह था, लेकिन किसी भी हवाले से फिर एतराज़ात एंड में जाके वही उठते हैं। ये सिर्फ आपकी जमात से मुताल्लिक नहीं, आज आप फॉर्म 45-47 की बात करें, कल को कोई दूसरी जमात करेगी, तो पहले इस अमल की शफाफियत को भी यकीनी बनाए ना, ताकि सब उसको भरोसा करें, रिफॉर्म्स करें इलेक्टोरल, ताकि फिर उसके बाद इलेक्शन पे जाएं। बट बात वही है ना, देखें कि आप अपने आइन का पहला सफ़ा पढ़ लें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है और जिसको आर्टिकल 2A में आइन का हिस्सा बनाया गया है, वो ये कहता है कि हुकूमत जो है वो, और ये जो फैसले हैं, ये जो आपने बात की शफाफियत को यकीनी बनाना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना, ये सब किसने करने हैं? ये सब जो है अवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने करने हैं, जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव भी हों लेकिन जो इलेक्ट हुए हों। अब अगर आपका आइन आपको एक तरीका बता रहे, आप उस पर अमल नहीं कर रहे, तो फिर तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो आपने अपनी मौत का फैसला खुद ही कौमी तौर पर मरने का फैसला कर लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आईनी तरीके से अगर इलेक्टेड लोग आएंगे, साफ आएंगे, इलेक्शन कमीशन साफ होगा, तो तभी आगे बात चलेगी और तभी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ है, PTI का मौक़िफ़ हम जान रहे थे, थैंक यू सो मच। और इसी हवाले से अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा, आपकी पार्टी के हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो उन्होंने बयान दिया, इस वक्त बड़ी हलचल मचा दी है इस बयान ने, तो वो जो इशारे दे रहे हैं या जो वो आइनी टूट फूट की बात कर रहे हैं, आप इत्तेफाक करते हैं उनके इस स्टेटमेंट से? बहुत शुक्रिया सदफ, और आपको और अशफाक को आज के प्रोग्राम की बहुत मुबारक। अल्लाह करे कि ये 2 घंटे आपके बहुत अच्छे गुजरे और हमारे भी अच्छे गुजरे जो आपके साथ चंद लम्हे गुजरने हैं। मैंने बैरिस्टर साहब की बात सुनी, मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, ठीक है, उन्हें यही कहना चाहिए और यही उनका नुक्ता नज़र होना चाहिए एक पार्टी के लायलिस्ट के तौर पर, उसके एडवोकेट के तौर पर। जहाँ तक ख्वाजा साहब की बात का ताल्लुक़ है, ख्वाजा साहब कोई नौवारद नहीं है सियासत के मैदान में। उनका एक वसी कैरियर है, मुतअद्दिद बार नेशनल असम्बली में आए, वज़ीर रहे, आज भी वज़ीर हैं और बड़े इम्पोर्टेंट वज़रा में शुमार होते हैं। उन्होंने जो बात कही है वो ये कह रहे हैं जी कि मुझे दिखाई देता है या नज़र आता है मेल्ट डाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन नज़र आता है। वो जब नज़र आता कहते हैं तो वो कोई ख़बर नहीं दे रहे होते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, वो अपना एक अंदाज़ा, अपना एक तज्ज़िया पेश कर रहे होते हैं और हालात व वाक़यात को देख के, और उस तज्ज़िये के पीछे कुछ वजूहात होती हैं, कुछ मुहर्रिकात होती हैं। ऐसे हवा में तीर नहीं चलाया उन्होंने, वो देख रहे हैं। देखिए सदफ़ और अशफाक, ये देखिए कि मुल्क बुरानों का शिकार क्यों हो जाते हैं जब इदारे, जो मौसर इदारे अपने दायरा कार का तयन नहीं कर पाते या वो फ़राइज़ बखूबी सरंजाम नहीं दे पाते जो उनके हवाले किए जाते हैं। अब उनको शिकायत है, इलेक्शन कमीशन से शिकायत है, होगी, हो सकता है इलेक्शन कमीशन की कोताहियाँ होंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इदारा इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की अगर हम बात करें तो वो अदालत होती है। और इसीलिए चर्चिल ने कहा था जंग अजीम में भी कि अगर अदालतें काम कर रही हैं तो हमें कुछ नहीं होता। अब सवाल ये हमारे यहाँ पैदा हो रहा है कि क्या हमारी अदालतें आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के फ़ैसले सादर कर रही हैं
या वो कानून से मावरा हैं और आइन से मावरा हैं। जैसे ये रीसेंट फैसला है, इसकी आइन और कानून में कोई नज़ीर नहीं मिलती। आप आइन के आर्टिकल्स देखिए, अभी आपने अशफाक बात की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। 2015 में जब PMLN की हुकूमत थी तो एक कमेटी बनी अक्रॉस द बोर्ड और उसमें PTI भी शामिल थी और PTI ने बड़ा रोल प्ले किया। 20 तरामीम पेश की और पूरी 118 मीटिंग्स हुई उसकी। 118 मीटिंग्स के बाद वो बड़ा एक अजीम मसौदा तैयार हुआ। इलेक्शन के हवाले से 9-10 कवानीन को जम कर दिया गया और एक दस्तावेज जिसे हम इलेक्शन एक्ट 2017 कहते हैं वो नाफिज हो गया। अब ना उस इलेक्शन 217, हमारा आइन क्या कह रहा है, हमारा कानून क्या कह रहा है, इलेक्शन एक्ट क्या कह रहा है। वो कहता है जी कि एक आज़ाद रुकन जब असेंबली में हल्फ उठा लेगा तो उसको 3 दिन मिलेंगे कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। जी जी। जब वो ज्वाइन कर लेगा एक और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि ये अब PMLN का रुकन है, ये PTI का रुकन है, ये पीपल्स पार्टी का रुकन है और वो वही पीपल्स पार्टी का या PTI का ही रुकन मुंतखब तस्वर होगा। ये एक्सरसाइज हो चुकी है। अच्छा। तमाम आज़ाद अरकान अपनी आज़ादाना मर्जी से एक पार्टी ज्वाइन कर चुके। यहाँ आइन खामोश हो जाता है कि क्या किसी ऐसे शख्स को जो एक पार्टी ज्वाइन कर चुका हो, हल्फनामा दाखिल कर चुका हो, उसे ये इजाज़त है कि वो उस पार्टी को छोड़ के एक और पार्टी में चला जाए? आइन ये इजाज़त नहीं देता, कानून ये इजाज़त नहीं देता। फैसले ने तो पार्लिमानी पार्टी करार दे दिया ना PTI को, उस बुनियाद पे अदालत का ये फैसला हुआ है। लेकिन इसमें एक पहलू है इरफान साहब, आपने जो हवाला दिया ना वो आपने इलेक्शन एक्ट 2017 का हवाला दिया है। अब एक तो ये है कि आइन को आप से बेहतर कौन जान सकता है कि फौकियत हासिल है किसी भी एक्ट पे, किसी भी कानून पे। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो उसके पास ये इख्तियार है आइन की तशरीह का, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले भी होते हैं उनको भी एक तरह से एक नज़ीर कानून की हैसियत हासिल हो जाती है और आगे उन फैसलों को कोर्ट भी किया जाता है। और यहाँ पर एक नुक्ता नज़र जो और भी हमारे नून लीग के दोस्त वो इख्तियार कर रहे हैं वो ये है कि कहते हैं कि जी इसके अंदर PTI तो फरीक ही नहीं थी, तो उसके अंदर भी उसको उन्होंने कवर किया है कंप्लीट जस्टिस, एब्सोल्यूट जस्टिस की बास्केट के नीचे। सो डू यू डिसएग्री विद दैट? आई टोटली डिसएग्री विद दैट। या ये जो टोटल जस्टिस का तस्वर है ये वहाँ होता है जहाँ आपके पास एक रिटन तहरीरी आइन अपने शोशों के साथ, अपने लफ्ज़ों के साथ, अपने कामों के साथ, अपने फुल स्टॉप के साथ मौजूद होता है। अब अदालत उसकी तशरीह या ताबीर उस वक्त करती है जब वो तशरीह तलब होता है, जब वो ताबीर तलब होता है, जब वो शीशे की तरफ वाजे हो, उसमें कोई अबाम ना हो। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक फ़ैसला आया जिसमें कहा गया कि जो शख्स अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक वोट नहीं देता वो डिसीट हो जाएगा। ये आइन कहता है, कानून कहता है, और कानून यहाँ ख़त्म हो जाता है। हमारी अदालत ने ऐड कर दिया कि वो डिसीट भी हो जाएगा और उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। क्या ये आइन साजों के जहन में बात नहीं आ सकती थी कि उसका वोट नहीं गिना जाएगा? जब आइन ये नहीं कहता तो यू हैव री रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब भी ये है कि आइन कानून आपको कहते हैं जी कि 3 दिन के अंदर ये अरकान शामिल हो जाए। आपने क्यों 10 दिन दिए हैं? वो मौजूद हैं। हाँ। वो हल्फ उठा चुके हैं, वो पार्लिमानों में बैठे हुए हैं, उन्हें 2 घंटे लगने हैं एक नया एफिडेविट देने में। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन तो जो सोचेगा करेगा। मैं तो अदालत के बारे में सवाल उठा रहा हूँ। अब हम गए हैं पटिशन लेके नज़रसानी की और हमें पता चला है जी कि 2 मुअज़्ज़ज़ अरकान जो उस बेंच के हैं वो मुल्क से ही बाहर हैं, वो दौरों पे चले गए हैं। उन्हें पता नहीं है कि मुल्क की जो ख्वाजा साहब आईनी मेल्ट डाउन की बात करते हैं ना, वो ये तौर तरीके हैं। अब जाहिर है कि जब तक ये पूरा मैकेनिज़्म, मुझे कहने दीजिए थोड़ा सा, ये पूरा मैकेनिज़्म इस जजमेंट के अंदर इसीलिए रखा गया कि जी 15 दिन ये होंगे तो 7 दिन ये होंगे तो फिर 5 दिन होंगे तो फिर 10 दिन होंगे तो फिर 15 दिन होंगे, ताकि जब तक हम वापस नहीं आते ये मामला लटकता। लेकिन सर वो ये वरना अदालत कह सकती थी जी तहरीरी फैसले तक, यानी कि तहरीरी फैसला आने तक वो ये फरमा रहे हैं कि तब तक रिव्यू फाइल ना किया जाए। तहरीरी फैसला ज़ाहिर है ये मुनासिब चीज़ भी नॉर्मली यही होती है कि तहरीरी फैसले में ही वो कहा जाता है ना कि द डेविल लाइज इन द डिटेल। तो उसके अंदर फिर गौर खोज करके फिर फाइल कर दें, ऑप्शन तो मौजूद रहेगा ऑब्वियसली। अब ये पता चलने की बात है कि वो कब आएगा तहरीरी फैसला। लेकिन अशफाक बात यह है ना कि आईनी मेल्टडाउन की जब हम बात करते हैं ना
तो हम यही कहते हैं कि आप एक अबहाम और कन्फ्यूजन पैदा करके आप तफरीही दौरे पे निकल गए, ये देखे बगैर कि आपका फ़ैसला, आपने तफसीली फ़ैसला भी नहीं जारी किया। अब आप ये कहते हैं कि तफसीली फ़ैसला आएगा तो आपकी इस नज़रसानी दरख्वास्त को हम लेंगे। और वो जो कहते हैं ना कि ता तरियाक अज इराक का वरदा शुवत, कि जब तक इराक से तरियाक आती है सांप का डसा हुआ मर जाएगा। इस मुल्क पे क्या गुजरेगी 2 महीने के अंदर? इलेक्शन कमीशन कहाँ जाएगा? पार्लियामेंट क्या करेगी? स्पीकर क्या कहेगा? स्पीकर क्या इजाज़त दे दे आसानी के साथ कि जी हाँ, कल तो आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर थे, अब आप पीटीआई के यानी कि मेंबर हो इसमें गए। स्पीकर भी अपना रोल प्ले कर कहता सकता है, कानून नहीं असेंबली कहता की कार्रवाई से मुताल्लिक। इरफान जी। साहब जी फरमाइए आप, मैंने नहीं सुनी। वही अर्ज कर रहा था कि स्पीकर भी जिस तरीके से माजी में भी हमने देखा कि वो कहते हैं कि असेंबली की कार्रवाई चलाने का इख्तियार स्पीकर को है और वो किसी भी मामले में जवाबदेह नहीं है किसी को, तो ये चीज़ भी हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर स्पीकर की कुर्सी पे बैठा होता तो मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता कि ये ABCD जो हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, एफिडेविट दे चुके हैं, तस्दीक दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आइन उन्हें दोबारा नई पार्टी में जाने की इजाज़त नहीं देता, कानून नहीं देता। मैं ये सोचूंगा, अब मेरी अदालत कह रही है कि भाड़ में जाए आइन, भाड़ में जाए कानून, तुम ये करो। तो अब मैंने भी आइन की पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है। मैं चंद लम्हों के लिए, दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, जब तक वो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान तफरीही दौरे से नहीं आते, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। आपने उलझन में डाल दिया है। लेकिन अल्टीमेटली तशरीह का इख्तियार फिर हम किसको दें? मतलब हु इज गोइंग टू डिसाइड? ये तशरीह नहीं है ना, तशरीह का इख्तियार है, ताबीर का इख्तियार है। यहाँ तो आइन लिखा नहीं गया, यहाँ आइन की और कानून की सरीयन खिलाफ वर्जी हुई है। अच्छा। आइन को तोड़ा गया है, ये आइन को पामाल किया गया है। ये आपकी राय है इरफान सिद्दीकी साहब। मैं एक और इस सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगी। अब आपकी पार्टी का जो रिएक्शन आया PTI पर पाबंदी के हवाले से, फिर बयानात ने अजीब सिचुएशन क्रिएट कर दी कि फैसला क्या हुआ नहीं था, मुशावरत हुई नहीं थी। स्पेशली इसाक डार साहब जब ये कहते हैं कि जी अभी ये तय नहीं हुआ है हतमी तौर पे, तो क्या इस पर अमल दरामद आप करने जा रहे हैं या अभी आपने फैसला करना है, या बहुत जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली गई अता तारड़ साहब की जानिब से? देखिए सदफ, इसमें चूँकि मैं प्रिवी नहीं हूँ, मैं इस तरह की किसी मीटिंग में रहा नहीं हूँ। अच्छा। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिन मालूमात तक मेरी रसाई नहीं है उनके बारे में कोई हतमी बात ना कहूँ। मैं उसूली तौर पे ये कहता हूँ कि अता तारड़ हमारे ऑफिशियल सरकारी तर्जुमान हैं, वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने एक बात कही है, तो ये नहीं है कि वो सुबह कोई ख्वाब आया और उन्होंने कह दी, कहीं ना कहीं डिस्कस हुई है, कहीं ना कहीं ये फ़ैसला हुआ है। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सिर्फ 1-1.5 मिनट आपका लूँगा इस हवाले से। मैं ये नहीं कह रहा कि जी पाबंदी लगनी चाहिए, 1 मिनट के भूल जाते हैं। इस सवाल को जो आपने किया हम एक तरफ रख देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आइन का एक आर्टिकल है 17, उस 17 क्लास को देखें, 17 आर्टिकल को देखें, उसके नीचे भी कोई 5-6 आर्टिकल हैं। वो आपको जमात बनाने की, सियासी तंजीम बनाने की, एसोसिएशन बनाने की इजाज़त ही नहीं देता, हक देता है, आपका बुनियादी हक करार देता है। उसी आर्टिकल के अंदर वो बुनियादी हक के साथ चंद चीज़ें मशरूत करता है कि आप सवरेनिटी ऑफ द कंट्री के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, पब्लिक आर्डर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, मोरालिटी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। ये आइन के अल्फाज है, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अच्छा, आप छोड़ दें, उस पर पाबंदी लगाएं या ना लगाएं, उसके कोई समरात निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। आप लोग जियो माशाल्लाह ये काम करता रहता है, आप लोग एक दानश्वरों का फोरम बनाएं और कहें जी कि आर्टिकल 117 जो है उसके तहत कोई पार्टी या ग्रोह क्या अगर वो रियासत पे हमला करे, रियासत के 200 मकामात को गारत करे, शहीदों के की जो यादगारें हैं उनको तोड़े, बगावत की कोशिश करे, क्या ये सारी चीज़ें आर्टिकल 17 के अंदर आती हैं? और क्या इन चीज़ों को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी समझना चाहिए या 17 की खिलाफ वर्जी समझ? ये सवाल तय कर ले। अगर पीटीआई इन क्लासेस के तहत एक सियासी जमात है तो वाकई, आपकी पार्टी तो ने फिर तय उस पे किया सोचा ये जा सवाल, आपकी पार्टी की तरफ से बयानात पर बड़े डिफरेंट किस्म के क्यों आ रहे हैं और टाइमिंग पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये 1 साल बाद रियलाइजेशन सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद क्यों हुई सडनली, और अगर रियलाइजेशन हो गई थी तो फिर उस पर बैक पैडल क्यों किया गया?
देखिए, ये अभी एक फ़ैसला है, उस फैसले के जैसे डार साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, इसके यूँ नहीं है कि एक फ़ैसला किया गया है तो वो हम कोई अदालत तो है नहीं कि आइन को, कानून को देखे बगैर एक फ़ैसला सुनाएंगे और छुट्टी पे चले जाएंगे। हमने यहाँ रहना है, इसलिए हम सोच समझ के काम करेंगे। आइन की बुनियाद पर ही फैसले देती है इरफान साहब। नहीं दिया ना, मुझे आप बताएं ना। तो ये तो हमारी ये रिवायत है ना, जिसके हक में फैसला आता है वो तारीफें करता है, वो अदालत को सराहता है, जिसके अगेंस्ट आता है वो बैठ के अदालतों पे फिर इस तरह के जुमले कहते हैं। देखें सदफ, मेरी बात ज़रा तहम्मुल से सुने। हमने हर फैसले को बड़ी खंदा पेशानी से, या चलें खंदा पेशानी से नहीं, मायूसी से, आज़ुर्दगी के साथ, रिजर्वेशन के साथ कबूल किया है। मुझे याद है कि जब बेटे से तनख्वाह न लेने पे एक फ़ैसला आ गया, मैं बैठा हुआ था वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ, तो दूसरी राय नहीं थी। मैंने उनका एक प्रेस रिलीज़ तैयार किया जी कि मैं घर जा रहा हूँ इस फैसले के बाद। ये बात नहीं है। बात यह है कि आज के इस फैसले को PMLN से मत पूछे ना, आप PTI से मत पूछें, आप, मैं तो कह रहा हूँ कि एक फोरम बनाएं और उससे पूछें। देखें ना, इंसाफ और कानून और आइन, ये चीज़ें गड़बड़ कर दी गई हैं। इंसाफ ये है, इंसाफ किसे कहते हैं? इंसाफ पंचायतें करती हैं। मसलन ये है जी कि एक कत्ल कर दिया किसी बंदे ने, पंचायत बैठी, उन्होंने कहा जी चलो कर दिया इसने, लेकिन इसका वालिद नहीं है, इसकी बेवा माँ है, उसका खर्चा देने वाला कोई नहीं है, इसके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, ये मर जाएंगे, लिहाजा इसको छोड़ दो। इट्स अ लॉन्ग डिबेट। लॉन्ग डिबेट नहीं, इसको ख़त्म होने दे, इसको छोड़ दो। अब अदालत ये फैसला नहीं कर सकती, इसलिए कि अदालत इंसाफ नहीं दे रही, अदालत ने कानून और आइन देखना है। ये जो वसी तर इंसाफ का तस्वर PTI के लिए पैदा किया जाता है, बिल्कुल वजह ये है कि आप आइन और कानून के दायरे से निकलना। श्योर कि आप रिव्यू में जाएंगे तो वहाँ से आपको कुछ हो सकता है। वैसे तो ज़ाहिर है कि लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस रिव्यू के अंदर क्या होता है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इरफान सिद्दीकी साहब। और भाई अदालतें तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देती हैं, वो हतमी फैसले होते हैं। अब कुछ फैसले ऐसे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में रहे, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार भी रहे, जिनको रिविजिट भी किया गया, जिसमें से एक बड़ा मशहूर और मारूफ फैसला है भुट्टो साहब का। और एक और चीज़ भी है, इस्लाह हर इदारे की भी कर रहे होते हैं वो खुद ही नहीं। और एक और चीज़ भी है कि हमारे यहाँ ये अलमिया रहा है कि जब किसी के हक़ में फ़ैसला आता है तो मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, और जब किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो फिर वो अदलिया की रेटिंग्स बता रहे होते हैं कि देखें जी आलमी दर्जा बंदी में हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है। तो ये है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये बेसिकली तरीके का। चलिए जी, अब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर हम जिक्र करेंगे एडहॉक जजेस के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 नाम तजवीज़ किए थे, तो जिसमें जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, उन्होंने जज बनने से, एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खेल के नाम शामिल हैं। अब जुडिशल कमीशन का आज इजलास होगा और एडहॉक जजेस के जो नाम है उन पर गौर किया जाएगा। मतलब इजलास से पहले ही 2 जजेस ने इनकार कर दिया। ऐसे में जो सियासी पार्टी हैं उनके बयानात सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं और हम चाहते हैं कि जी ऐसा ना हो, जबकि वज़ीर कानून ये फरमाते हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो ये कहते हैं जी फैसला चीफ जस्टिस ने नहीं करना, ये तो जुडिशल कमीशन में नाम जाएंगे और इतना बर्डन है अदालत पर कि एडहॉक जजेस का लगना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मामला दरअसल ये है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 22 लाख से ज़ायद मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं, जिसमें से 82% लोअर जुडिशरी में और 18% जो है वो हायर जुडिशरी में ये मामलात हैं। अच्छा, हायर जुडिशरी में क्या आता है आपके पास? फेडरल शरीयत कोर्ट आ जाती है, हाई कोर्ट्स आ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। तो ज़रा जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहब। उनसे ज़ाहिर है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सिलसिले में होना क्या चाहिए था। जस्टिस साहबा, आइन का आर्टिकल 182 जिसका तस्करा किया जा रहा है, उसके अंदर है ये चीज़ कि कहा जा रहा है कि अगर अदालत का कोरम पूरा ना हो, यानी कि इस वक्त कोरम क्या है 17 जजेस का, तो फिर उसके बाद ये है कि वक्ती तौर पर यानी कि टेम्परेरीली जजेस को तैनात किया जा सकता है एडहॉक बेसिस पे। अब वो जजेस कौन से हो सकते हैं? एक तो ये है कि जो जिनके रिटायरमेंट को 3 साल का अरसा ना गुजरा, दूसरा ये है कि या फिर वो हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस भी हो सकते हैं। तो आपका इस पे नुक्ता नज़र क्या है कि इस मामले पर शक व शुबा क्यों इतना किया जा रहा है, या कोई तरीक़ेकार आप समझती हैं कि थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था इस मामले को अडॉप्ट करने के लिए?
असल में देखिए एड हॉक जजेस की असूलियत जो है ना वो दुरुस्त नहीं। इसका मतलब है कि वो जो आर्जी तौर पे है ना, तो अगर आर्जी तौर पे हैं इसका मतलब है कि उनसे आप जो मर्जी फैसला करवाना, और अगर जो मर्जी फैसला करवाना है तो फिर जाहिर है वो फैसला जो है वो मनमानी नौइयत का होगा, और वो ऐसा नहीं होगा जो अपने ज़मीन के मुताबिक। यानी कि जो उनको लेके आएगा उसके एहसान तले होंगे वो। जी, और देख लीजिए कि 4 जो नामजद किए थे एजुकेशनल कमीशन ने, जुडिशल कमीशन ने, वो 2 ने तो हल्फ लेने से ही रजामंदी नहीं जाहिर की, और जो 2 ने लिए हैं वो पता नहीं अब क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने ज़ाती वजूहात कोट की हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम इसके ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने उस पर शुक्रिया अदा किया कि उनके नामों पे गौर किया गया, लेकिन ज़ाती वजूहात कोट की गई। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आइन में फिर क्या गुंजाइश है एड हॉक जजेस के हवाले से, और अगर अदालत पे बहुत बर्डन है तो क्या ये जजेस इस तरीके से लगाए जा सकते हैं? नहीं तो फिर मसले का हल कैसे निकाला जाए? जी 17 है ना सैंक्शन स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की, तो अगर जिस तरह हमारे मुल्क की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से आप जजों की तादाद तो भी बढ़ा सकते हैं, और आप इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ बजाय 17 के 20 कर लीजिए, और 20 कर ले, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर और कोई तरीका कार नहीं। अच्छा जस्टिस साहब, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि इस वक्त एक और बहस भी है कि एक तो ये है कि जब किसी के रिटायरमेंट की एक हद मुकर्रर है कि फ़लाँ एज में जाके वो रिटायर हो जाना है, तो दोबारा से उनको एड हॉक बनाना, एक तो उनकी सीनियरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना कि वो बिल्कुल जूनियर जज के तौर पर आएंगे, फिर अब उसके अंदर कहना कि 3 साल के अरसे के लिए होंगे वरना 1 साल का अरसा मुकर्रर होता था। तो फिर क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अब हाई कोर्ट से भी नहीं ले सकते, क्योंकि हाई कोर्ट्स में खुद इतनी आसामियाँ मौजूद हैं 50 के करीब के, वहाँ तो खुद जजेस कम हैं, तो कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर ले लें जिसको 15 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस हो, अगर लगाना ही है आइन को मद्देनजर रखते हुए। ये वैसे कोई बात जो थी ये लोगों ने नापसंद की थी, खासतौर पर अदलिया ने। मुझे याद है शाहिद हामिद हमारे बेहतरीन कानूनदानों में से थे, जी जी, उनका नाम गया था जुडिशल कमीशन की तरफ से जज बनने के लिए, तो नहीं, बाकी वकला ने इसको कबूल नहीं किया। अच्छा। तो बेहतर है कि जिसको भी आप लगाइए आप मुस्तकिल तौर पर लगाइए, तादाद इनकी बढ़ा दें, और जब तादाद बढ़ा दें 17 से 20 कर दें तो यकीनन, और जो केसेस हैं तो उनकी जो नौइयत है वो इस तरह की हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एक बेंच के आके जाते हैं, एक के आगे जाते हैं, क्रिमिनल इस तरीके से, ताकि जो भी बैठे उनके ऊपर वो माहिर हों अपने कानून के हवाले से, तो जल्दी निबट जाए और वक्त मुकर्रर हो तो इतने अरसे में ये केस जो है ये निपटाने। आपने कहा तादाद बढ़ा दी जाए, मतलब जो एक तरीक़ाकार है 17 जजेस जिस तरह आते हैं इसी तरीके से फिर तादाद बढ़ा दी जाए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? वो तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। देखिए जी हर चीज़ टाइम में होती है, आखिर पहले 17 जजेस के लिए भी तो टाइम ज़रूरत था, तो अब 20 जजेस के लिए भी टाइम उसी तरीके से। वो तो आपको याद होगा जस्टिस साहिबा, वो फाइनेंस बिल के जरिए वो पीपल्स पार्टी के दौर में वो बढ़ाई गई थी तादाद इस तरीके से, कुछ यू रिमेंबर दैट? हाँ तो क्यों नहीं, अब भी हो सकता है, जो काम एक दफ़ा हो सकता है वो दोबारा भी हो सकता है, और कोई ऐसी बात नहीं है जो बिल्कुल नामुमकिन हो, और जिसकी ज़रूरत है उसको तो करना जो है मैं समझती हूँ वो लाजमी हो। अच्छा एक चीज़ ये है कि ज़रा आइनी लिहाज से हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए ये इख्तियार किसका है जजेस की तादाद बढ़ाना, क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है चीफ जस्टिस पाकिस्तान। क्या अब ये जो प्रैक्टिस ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आता है, ये मामला उससे बढ़ के हुकूमत को इस हवाले से कोई कानूनी तरमीम करनी होगी, आइनी तरमीम करनी होगी, या बस प्रपोज करना होगा? जुडिशल कमीशन जो है जी जी, ये तो उनका ही इख्तियार है, तो बेहतर तो यही है कि जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार दिया जाए और वो ही इसको करें फैसला। अच्छा, कि नंबर बढ़ाना है या नहीं? हाँ जी, और ये बढ़ाने की गुंजाइश जरूर होनी चाहिए, और इसमें अगर आइन में तरमीम होनी चाहिए तो आइन में तरमीम का तरीका तो हमारे पास है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहब हमारे साथ थी और सारे इशू पे उनकी अपनी राय है जिसका इजहार वो करेंगे। वो ये कहती हैं कि जी एड हॉक जजेस लगाने के बजाय जो मुल्क की आबादी एक तो बढ़ गई है, जिस तरह केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो फिर आप जजेस की तादाद में इजाफा कर दें और जो भी 20 कर दें, जिसकी रिक्वायरमेंट आइन में मौजूद है उस तरीक़ाकार के तहत। दूसरा वाला मशवरा ना कि जो सीनियर लॉयर हैं, जबकि आईन पाकिस्तान कहता है कि 15 साल से ज़ायद किसी की प्रैक्टिस है तो वो जज बनने के अहल हैं, तो बजाय इसके कि रिटायर्ड जजेस को लेके आए आप उनको भी ला सकते हैं।
चलें जी, अब ज़रा हम सियासी और कानूनी मामलात से निकल के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल के मामलात की। वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेंस क्रिकेट की बात नहीं हो रही है। एशिया कप हो रहा है और ये एशिया कप विमेन कप क्रिकेट टीम का हो रहा है। श्रीलंका में आज से शुरू हो रहा है और इफ्तिताही जो मैचेस हैं उसमें नेपाल और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मैच खेला जाएगा। फाइनल से पहले पाक भारत टाकरा भी आज ही होगा। सो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है पाक भारत? पिछली दफा तो बुरा मारा था उन्होंने, तो इस दफा तो चाहे हमारी मेन क्रिकेट टीम हो विमेन क्रिकेट टीम हो, आप मतलब क्या किस तरह का मुकाबला दोनों टीमों का देखते हैं मैच आप भारत से अगर हो? जी भारत से हो तो मैच देख लेता हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि पिछली दफ़ा इन्होंने हमें शिकस्त दी थी, तो इस दफ़ा देखते हैं कि क्या होता है। और आपको पता है कि भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, तो मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था उस दिन जब ये तय हो रहा था कि ये इन्होंने पहले ही हमें भारत के आगे डाल दिया है, तो अगर हार गए तो फिर हमारा टूर्नामेंट बुरा होगा, अगर जीत गए तो फिर वाह वाह क्या ही बात है। एंड आई होप कि नेपाल और मुत्तहदा अरब अमारात में शायद नेपाल जो है वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर ले। लेट्स सी। तो अब इवेंट में पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल है जिसमें भारत, नेपाल और यूएई से मुकाबले, यानी कि भारत के बाद हमारा नेपाल और यूएई से भी मुकाबला होगा। तो हम 2 मैच तो शायद जीत जाएं। इशफाक क्या कहते हैं नेपाल और यूएई वाले? भाई बात यह है कि इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। अब तो ये है कि जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद मेरा कोई फेवरेट नहीं रहा। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिकी टीम जो आके नित नई टीम थी, अगर वो अपसेट कर सकती है तो फिर कोई भी टीम किसी भी टीम के खिलाफ अपसेट कर सकती है, तो ये नेवर नो। तो अमेरिकन क्रिकेट में भी ज़्यादातर एशियन ही खेल रहे थे। अच्छा जी, अब इसमें हम आपको बता दें कि ये जो मैचेस खेले जा रहे हैं ग्रुप बी में बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, मेज़बान श्रीलंका, और ट्रॉफी की रोनुमाई कल हो गई है। तमाम टीमों के कैप्टन जो है उन्होंने तस्वीरें बनवाई, फोटोशूट के दौरान खिलाड़ियों ने शुगर भी लगाया और डांस मूव भी दिखाए। तो ज़रा देख लेते हैं हम, क्या बात है। तो ये एक नए तरीके आ गए हैं अब क्रिकेट को प्रमोट करने के, नए अंदाज आ गए। अच्छा, निदा डार कप्तान है कौमी विमेन क्रिकेट टीम की, कहती हैं भारत के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरज़्ज़म है और दोनों टीमों के मैच में हीरो बनने का मौका मिलता है, तो ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ। हम चाहते हैं जी कि आप हीरो बने इस मैच में। चलें जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई हमारे लिए सुबह सवेरे वक्त निकालने के लिए। भाई ये डिफेंडिंग चैंपियन के सामने हम जा पहुँचे हैं, दोनों टीमों का ज़रा कंपैरिजन करते हुए हमें बताइएगा कि क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं रियलिस्टिकली हमारी टीम से। शशि साहब, एक तो आप अभी शुरू अब आपने किया तो आप बहुत डिसहार्टेड मुझे लग रहा है, और मेरे ख्याल होना नहीं चाहिए। हम लोग ऐसा करिश्मा कोई दिखा देंगे इंशाल्लाह मैच में, तो ऐसा कोई करिश्मा दिखा देंगे अल्लाह की तरफ से कि फिर हम वहीं के वहीं इंशाल्लाह आ जाएंगे। बट आपने जहाँ तक बात की, यस डेफिनेटली इंडिया की टीम एक ऐसी टीम है जो बहुत काफ़ी टाइम से खेल भी रही है और बाहर के मुल्कों में भी जाके काफ़ी खेली है। हमने भी अब शुरू कर दिया है, लेकिन एक बैलेंस टीम उनकी नज़र आती है। बट आई थिंक मेरे ख्याल थोड़े अरसे से हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बल्कि हम हारे ज़रूर हैं वहाँ पे जाके दूसरी कंट्री में, बट हमने अच्छी करके। आई रिमेंबर न्यूजीलैंड के खिलाफ ही प्लेड रियली वेल, अच्छा था। जी हाँ, अच्छा खेले, क्योंकि हम लोग पहले सरवाइव नहीं कर पाते थे, पूरे ओवर्स भी हम नहीं खेल पाते थे और इस तरह का सिलसिला था। बट जो भी थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की इसके ऊपर, और उस वक्त से जो स्टार्ट था उससे बहुत काफ़ी हम बेटर हो गए हैं, और आई होप, मुझे लग रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा तौसीफ साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं इस रीजन की, ज़ाहिर एशिया कप है तो टीमों का मवाजना करें तो भारत, आप चाहे उनकी मेन क्रिकेट टीम उठा के देख लें, आप विमेन क्रिकेट टीम उठा के देख लें, गो की बड़ी तनकीद होती है कि जी ये तो सारा साल तकरीबन IPL ही खेलते रहते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनकी क्रिकेट क्यों इस तरह आगे बढ़ रही है और बाकी रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनकी क्रिकेट कहाँ पर इस वक्त खड़ी है? देखिए, एक उन्होंने सिस्टम अपना बनाया हुआ और बहुत अच्छा सिस्टम है उनका, चाहे वो मेंस का हो या वुमेन्स का हो, उनके पास बैकअप तैयार हैं। और हम फिर वही बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि जी वही राग अलाप रहे हैं कि जी हमारे पास बैकअप हमने तैयार नहीं किया, जाहिर है किसी भी उसमें, और हमारे पास इसमें भी लिमिटेड है। और जाहिर है कि जब लिमिटेड होते हैं तो उन्हीं को हमें देखना पड़ता है, थोड़ी एज वाले भी खेल रहे होते हैं सारा कुछ। बट आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम हो रहा है, और अभी चेयरमैन साहब आए, उन्होंने शुरुआत तो की है इस पर, लेकिन
एकदम सर मुंडाते ओले पड़ने वाली बात है कि कोई ना कोई बिग इवेंट आ जाता है तो फिर हम कहते हैं जी हारना नहीं चाहिए, हल्की टीम भी आए तो हम जो है उसके साथ खेलना चाहते हैं कि जी आप फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं, हम दूसरों को ट्राई नहीं करते। बट आई थिंक मेरे ख्याल इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है वो अपना वर्क कर रहा है, इसमें दूसरी कंट्रीज भी कर रही हैं, यकीनी तौर पर मैं बांग्लादेश को भी कहूँगा ये लोग वर्क कर रहे हैं सर। अच्छा, एक और चीज़ भी है तौसीफ भाई, मैं ये कह रहा था कि अब आप ये देखिए, एक ज़माना था जब काफ़ी शिकायत हुआ करती थी कि जी सारी फोकस ही मेंस क्रिकेट पे है, विमेन क्रिकेट पे फोकस नहीं है। तो उस पर हम ये कहा करते थे कि जब जीतना आप शुरू होंगे वन वे और द अनदर तो फिर यू विल गेट नोटिस्ड, और ऐसा हुआ भी कि जी कराची में मैचेस होते तो आई रिमेंबर सदफ और मैं भी डिस्कस करते थे, फिर ये कि न्यूजीलैंड वाला जो मैचेस थे हम बाकायदा उनसे बात करते थे और फिर हमें याद भी है, अभी मैंने जो हवाला दिए इसी वजह से, वरना तो आपको प्लेयर्स के नाम तक नहीं पता होते थे कौन कौन है। तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी टीम पे भी आती है कि कुछ करके दिखाएं ताकि लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हों देखने में। देखिए मैंने कहा ना, एक रिसोर्सेज हमारे काम है, एक वही लिमिट है जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में फिर भी चले कुछ नजर आते हैं, इसमें बहुत लिमिट कम है, लेकिन उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और अब आने वाले वक्त में भी कुछ कैंप्स मैंने देखे हैं, कराची में भी लग रहे हैं, लाहौर और इधर कैंप लगा रहे हैं ताकि वो टैलेंट को लेके आए। तो इसी तरह हो सकता है, और जाहिर है कि इन पे काफ़ी जोर भी दिया जा रहा है और काफ़ी अच्छा उनके वो पैकेज वगैरह भी दिए जा रहे हैं। दिस इज गुड। हमारे यहाँ तो पोजीशन क्या होती है, शुरू में तो यही था कि अब घर वाले निकलने ही नहीं देते थे कि क्या क्रिकेट खेलोगे, फिर बड़े शर्मा के सब खेलते थे। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ जी जी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा हमने देखा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, अभी वेस्ट इंडीज आई थी, आप देखे जरा उनके, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि वुमेन्स हैं, वो इस तरह का कुछ सिलसिला था। तो मतलब आई मीन इतने एक्टिव और इतने फिट नजर आ रहे थे। तो आई होप के हमारी टीम भी इंशाल्लाह, और आज का जहाँ तक ताल्लुक है मुझे काफी होप है कि अच्छी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। चलिए जी, देखेंगे मैच इंशाल्लाह। आज का मैच 6:30 बजे हो रहा है। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे, और हमारी टीम के लिए हम दो हैं, अच्छा खेलें, हमारी लड़कियां भारत को बता दें जी कि हमारे पास जोश और जज्बा और अच्छी प्लानिंग हो तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। चलें जी, अब तस्करा जी पेरिस ओलंपिक्स का, और उसके लिए जी 26 जुलाई से ये पेरिस ओलंपिक शुरू हो रहा है और हमारा दस्ता सबसे छोटा है, क्या कर सकते हैं इसमें? कोई बात नहीं, लेकिन हम नाम भी अपना बड़ा बनाएंगे। हाँ, अच्छा, पाकिस्तान का पहला दस्ता जी आज फ्रांस रवाना होगा, और कौमी दस्ते में 3 शूटर्स हैं, 2 ऑफिशियल्स साथ में होंगे उनके। अच्छा, स्विमिंग की बात करें तो जहां आरा और जेवलिन में हिस्सा लेने वाले एथलीट अरशद नदीम इफ्तिताही तकरीब में कौमी दस्ते की क़यादत करेंगे। क्या बात है। भारत का मेरे ख्याल में 150 एथलीट्स का दस्ता है, बाकी मुल्कों के भी काफ़ी लोग जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी हॉकी टीम जो है वो क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। ठीक है, और इसके बाद जहां पर हम 9000 एथलीट समेत 14500 से ज़्यादा अफराद की मेज़बानी की जाएगी इस ओलंपिक्स विलेज जिसे खोला गया है, और मेगा इवेंट में मशल मेज़बान शहर के मशहूर आईफल टावर पहुंचा दी गई। सो ये अब सारी सूरत हाल है। अब देखते हैं जी हमारे एथलीट्स कैसा परफॉर्म। पहली बार हो गया आईफल टावर को देख के डिप्रेशन नहीं होगा। आपको वहाँ के आईफल टावर देख के डिप्रेशन नहीं हो रहा, मगर यहाँ भी एक है, ये ज्यादा बेहतर है, पता बेहतर है। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं जी? बाल बच्चे कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? बस मुझे पता था आप लोग खैरियत से होंगे। 9 से 10 आपका हमारा साथ बहुत अच्छा रहा। आप अगर मुझे बेहद पसंद करते हैं तो आप सदफ अब्दुल जब्बार को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? फ्रेम में सोलो कट करा लूँगा और ऐसे यहाँ पर एक म्यूटनी होगी। म्यूटनी? अच्छा, अकेले जो आप शो करेंगे हाँ, उसको देखेगा कौन? सवाल मेरा ये। गलत बात कही मैंने? ख़वातीन ओ हजरात, देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए भाई। आपको अपने सोशल मीडिया पे बड़ा जोम है तो मुझे भी है ना सोशल थोड़ा मीडिया सा। केड़ा सोशल मीडिया? मैं तो इतना सोशल मीडिया यूज भी नहीं करती हूँ। कहाँ, बस खामा मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती पढ़ने पढ़ाने से। क्या बात, चेक करें पढ़ने पढ़ाने से। सोशल मीडिया जी, इसके बगैर पता नहीं जिंदगी अधूरी सी लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा एडिक्शन भी नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा आपका वक्त कौन सी ऐप पे गुजरता है सदब? सब बता दूं मैं यहाँ पे? फिर भी ऐसे ही थोड़ा, सोशल मीडिया की कई ऐप्स हैं भाई। इंस्टा पे मेरा काफी वक्त गुजरता है स्क्रॉलिंग करते हुए। वो जो रील्स होती है ना, ओहो, व्हेन आई वांट टू बी एंटरटेन्ड तो मैं रील्स को जरा देखती हूँ। व्हेन यू वांट टू वेस्ट योर टाइम। लेकिन वहाँ पर कई रील्स काफी अच्छी भी होती हैं।
मतलब उसमें जो एक कहते हैं ना बहुत कम वक्त में अच्छा सा उसमें आपको विटी और ह्यूमर मिल जाता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है जो आजकल के हालात हैं जिससे लोग बड़े हम वैसे किसी शोबे में तरक्की करें ना करें, एक शोबा है जिसमें हम बहुत तरक्की कर रहे हैं और उस पर हमारा फोकस भी और काफ़ी हम आगे जा रहे हैं, वो है आबादी बढ़ाने का। तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। सदफ अब्दुल जब्बार, ये सुन लीजिए, टॉप 5 में आ गए हैं हम जी, टॉप 5 में आ गए। तो बहरहाल ये सारा मामला है। चलें जी, अब बताया जा रहा है जी क्या सूरत हाल है वो आपको बता देते हैं। फेडरल बेरिया वाटर पंप, ये कोई खबर आई है उस हवाले से, फेडरल बेरिया वाटर पंप फ्लाईओवर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है और डाकुओं ने पुलिस एहलकार पर फायरिंग कर दी है। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब नज़ीर शाह जो कि इस वक्त जाए वक़्फ़ों पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। नज़ीर, बताइएगा ये यहाँ पर सूरत हाल क्या है और इस वक्त पुलिस क्या बता रही है? बिल्कुल था कि मैं इस वक्त वाटर पंप के पुल के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ आपसे कुछ देर कबल ड्यूटी ख़त्म करके घर जाने वाले एहलकार यूसुफ पर मुबैना तौर पर डाकुओं की जानिब से गोलियां चलाई गई हैं। 3 गोलियां उसको लगी हैं। यहाँ पर क्राइम सीन यूनिट की टीम भी पहुँच चुकी है, जिन्होंने जाए वक़्फ़ों से एविडेंस इकट्ठे किए हैं। ये क्राइम सीन है जहाँ पर देखा जा सकता है, जहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। यहाँ पर उस एहलकार पर गोलियाँ चलाई गई हैं और इस वक्त उसको स्टेडियम रोड पर जो निजी जो अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। इब्तिदाई तौर पर यह पता चला है कि जब वो ड्यूटी ख़त्म करके जा रहा था तो मुबैना तौर पर उसका डाकुओं से आमना सामना हुआ और उनकी जानिब से उस पर 3 गोलियाँ चलाई गई। इस हवाले से तफसीलात हासिल की जा रही हैं। जी ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। अच्छा जी, बात यह है कि मौसम जो है वो उसका तस्करा कर रहे थे कि 2 दिन मौसम बहुत शदीद गर्म रहा, लेकिन उसके बाद ये है कि उसके अंदर हमने ये देखा कि हीट वेव की वजह से, हीट इंडेक्स की वजह से लोग बेहद मुतासर भी हुए। और फिर ये है कि आज से थोड़ा सा मामला बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे हट के अगर हम बात करें 2 दिन जो हैं वो बड़े बदहाली में गुजरे और मुसलसल 3 दिन जो है वो गर्मी की शिद्दत, यानी कि जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो 50 से ऊपर रहा। तो अब ये है कि कहा यह जा रहा है कि कल से, आज से नहीं, कल से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है, लेकिन आज से कुछ उसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि आना शुरू हुआ है और अलग तो सूरत हाल बेहतर रही। अब जब यहाँ से शो करने के बाद कुछ देर के बाद हम बाहर निकलेंगे तो फिर उसके बाद हम सही सूरत हाल आपको बता सकेंगे। अच्छा, आपने कहा ना कि 2-3 दिन से बिल्कुल दहक रहा था कराची और रात भी गर्म तरीन थी, जैसे कि जुमेरात की रात बताई जा रही है 17 जुलाई की। अब ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि गर्मी की शिद्दत उन्होंने कहा कि जी थोड़ी बहुत तो है और रहेगी, दर्जा हरारत 37 डिग्री, जबकि गर्मी की शिद्दत 54 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। लेकिन कल से समंदरी हवाएं बहाल होने शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद ये तवक्को की जा सकती है कि गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ जाएगी। अब ना सिर्फ अंदरूनी सिंध बल्कि बलूचिस्तान, जुनूबी पंजाब में भी शदीद तरीन गर्मी है और सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो तुर्बत में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सोचें, अच्छा वहाँ पता नहीं फील्स लाइक क्या होगा, बाकी भी शहर बताया जा रहा है। टेम्परेचर 45 डिग्री रहा, लेट्स अज्यूम सिब्बी में या तुर्बत की मिसाल ले लेते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर 48 है, तो फील्स लाइक तो 60 होगा भाई। किस तरीके से लोग अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। और फिर अगर रातें भी ठंडी ना हो तो फिर आप सोचें। और आजकल सदफ रातें ठंडी नहीं होती। आजकल रात को भी टेम्परेचर जो है आपके मिड 30s में जा रहे होते हैं, 32, 33, 34, वियर्ड। अच्छा, शहर क़ायद में ये जो क़यामत खेज़ गर्मी है उसकी वजह से इंसानी ज़िंदगियाँ भी जा रही हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान हीट वेव से 20 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं और रेस्क्यू हुकाम ये बताते हैं इससे मुताल्लिक़ कि 15 अफराद जो थे वो नशे के आदी थे। तहम सूबाई महकमा सेहत ने दावा किया है कि सिर्फ 2 अमवात, ओनली 2, और सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 49 केसेस रिपोर्ट हुए। हालांकि आशूर पे आपको याद होगा कि कल डॉक्टर शाहिद रसूल साहब हमारे साथ थे, 400 की तादाद, तो उन्होंने कहा था कि 300-400 के करीब नंबर होगा, क्योंकि 1122 ने भी अपने सेटअप वहाँ पर लगाया हुआ था। फिर ये है कि जिना हॉस्पिटल के भी अपने अरेंजमेंट थे, तो फिर कैंप्स लगे हुए थे जगह जगह। अच्छा, अनवर खान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे ज़रा हम जान लेते हैं कि क्या ये जो नंबर्स बता रहे हैं सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के, ये 49 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अनवर बताइएगा, ये जो ख़ास तौर पे हीट स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं, इनकी तादाद क्या है इस वक्त? कराची शहर की हम बात कर रहे हैं। अदा करूँगा, बहुत ज़्यादा करना भी चाहिए कि इस वक्त समंदरी हवाएं किसी हद तक बहाल हो चुकी हैं और मैं इंतहाई पुरसुकून अंदाज के अंदर इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ आपसे ये तो आप हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं अनवर, आगाह कर रहा हूँ। और आज मुझे एहसास हो रहा है इस बड़े दिनों बाद ये ठंडी हवाएं जो ना इस वक्त गुज़िश्ता कई माह कर लूँ, कभी मई से शुरू होने वाले महीने
मई, जून और जुलाई में ये इस वक्त शदीद गर्मी होती थी, ताम अब अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त समंदरी हवाएं चेक करें आप अंदर की। अच्छा, वो जो आपने मेरी बात अंदर ही अंदर गाने चल रहे होंगे इनके, आए मौसम रंगीले सुहाने हैं जी जी। कहीं छुट्टी पे तो नहीं जा रहे आप? बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा महसूस कर रहा हूँ। मैं इतनी खुशी से मैंने किसी को गर्मी में बीपड़ देते नहीं देखा। आज इस ठंडी हवाओं के अंदर गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गुफ्तगू करने के अंदर। तो अच्छा, हम बात करते हैं गुज़िश्ता 3 दिन की। जो अदाद शुमार सामने आए हैं इस वक्त, गुज़िश्ता 24 घंटे की बात करेंगे तो कराची के सरकारी अस्पतालों के अंदर 24 केसेस रिपोर्ट हुए। सिविल अस्पताल के अंदर सबसे ज़्यादा 18, जिला अस्पताल के अंदर 12 और उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सौदाबाद में 4, मजमूई तौर पर 64 है। और अगर बात की जाएगी अमवात की, तो गुज़िश्ता अब हम 3 दिन के दौरान मजमूई तौर पर महकमा सेहत के हुक्काम ये बताते हैं कि जून के इस महीने के दौरान 51 अफराद जहाँ बाग हुए जो अपनी ज़िंदगी की बात ही हार गए हीट स्ट्रोक की वजह से। जबकि रेस्क्यू जो हुक्काम है वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान जो मुर्दा हालत के अंदर अफराद उनको मिले, जिनको उन्होंने मुंतकिल किया मुख्तलिफ रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से अपने अपने सेंटर्स के ऊपर, उनकी तादाद 15 से 20 बनती है। और वो ये बताते हैं कि 20 अफराद गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर जहाँ बाग हुए। ज़्यादातर इसके अंदर वो अफराद होते हैं जो कि फुटपाथों पर रिहाइश पजीर होते हैं, या वो अफराद जो कि नशा वगैरह करते हैं, तो ये वो अफराद थे। और महकमा सेहत के हुक्काम ये बताते हैं कि अस्पताल के अंदर रिपोर्ट होने वाले वो अफराद के जिनके बारे में जो उनको रिपोर्ट मौसूल हुई, उनके ऊपर जो अफराद लाए गए थे उन पर लिखा था कार्डिक अरेस्ट या पल्मोनरी अरेस्ट। जब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता, उससे पहले कोई हतमी शवाहिद सामने नहीं आते हैं। तो महकमा सेहत के हुक्काम ये बताते हैं कि वो उनको हीट स्ट्रोक के अंदर शुमार करते हैं कि या जिनका पोस्टमार्टम कर लिया जाता है, या वो जो रिपोर्ट होते हैं हंगामी सूरत हाल के दौरान। तो रेस्क्यू काम के जो अदाद शुमार है वो मुख्तलिफ हैं। और महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 2 अफराद ऐसे हैं कि जो कि इन 2 दिनों के दरमियान जाबाक हुए। दोनों अफराद सिविल अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर जाबाक हुए थे। आशूरा में 9 और 10 मुहर्रम को सूरत हाल गर्मी शिद्दत के बावजूद इस हवाले से ज़्यादा बेहतर रही कि शहर भर के अंदर, बल्कि सूबे भर के अंदर सभी लगाई गई थी और लोगों को बर वक्त तिब्बी इमदाद उन सबिलों से भी मिल रही थी। ताहम मजमूई तौर पर अब सूरत हाल बेहतर हुई है। आज किसी हद तक हवाएं चलनी शुरू हुई हैं और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो हवा चल रही है वो 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। उम्मीद है कि मौसम कल मजमूई तौर पर मुकम्मल तौर पर अबरालूद रहेगा। और इस वक्त हीट वेव केसेस आज अल्लाह सुबह कराची के किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर गर्मी शिद्दत से अब तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर ही रहे। बहुत शुक्रिया आपका अनवर। और इन्होंने तो हमें ब्रेक न्यूज़ दे दी है कि भाई कराची में समुद्री हवाएं चल पड़ी हैं, जिसका हम आवाज़ भी सुन रहे थे जो माइक कैच कर रहा था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान में जो इस वक्त एक बड़ा मसला आवाम को दरपेश है वो बिजली के बिल हैं। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि हमारी तनख्वाह 30,000 है, बिजली का बिल आ गया है 40,000 रुपये। अब ये मसला बड़ा दरीना है, इसकी बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं। ज़ाहिर आपकी करेंसी डिवैल्यू है, बहुत सारे फैक्टर्स भी इसके हैं, लेकिन हमें ये बताया जाता है जो IPP से मुआहदे किए गए थे, 1994 की गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, उसके बाद मियाँ साहब की गवर्नमेंट में भी दोबारा इनकी तजदीद हुई, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी, और आगे भी ये मामला इस तरीके से चलते रहे। तो ये IPPs के मुआहदे असल में बुनियादी वजह है कि आवाम के ऊपर ये जो बिजली के बिलों का बर्डन है, और ये कैपेसिटी इनकी इतनी नहीं है, कोई 50% पर है, लेकिन इनकी फुली कैपेसिटी चार्जेस आवाम से वसूल किए जाते हैं जो हमारे बिलों में लग कर आते हैं, जो टैक्सेस की मद में हम पे कर रहे होते हैं। अब हुआ क्या है, पिछले दिनों से मामला बड़े ज़ेरे बहस इसलिए आ गया कि एजाज़ गौहर साहब उन्होंने बाकायदा ट्वीट की और उन्होंने हुकूमत से कहा कि भाई बताएं ये मुआहदे क्यों किए गए, इन मुआहदों को रिविज़िट क्यों नहीं किया जा सकता, ये बड़ा बोझ है। वो कहते हैं कि इस ज़ाहिर कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि दहशत गर्दी के बराबर इसको कंसिडर करना चाहिए। अब हुआ क्या है, साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज़ के बयान के बाद से जितनी इस पर बहस की जा रही है वो ये कहते हैं इन मुआहदों को पब्लिक किया जाए और तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए, बताया जाए किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक बिजली पैदा की। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई ने भी IPPs यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के मुआहदों पर नज़रसानी का अंदिया पहले ही वो दे चुके हैं। ओवैस लगारी साहब ने ज़ाहिर इस सारी सूरत हाल को निगेट किया जो एजाज़ गौहर साहब गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं जी आपको जो फैक्ट्स आपके हैं वो इनकरेक्ट हैं, यानी कि आप बता रहे हैं कि ये किस तरह से बर्डन है, लेकिन हम बताएंगे कि इन मुआहदों के पीछे असल कहानी है क्या। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मुआहदों से पीछे हटेंगे, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी अगर हम इन मुआहदों से पीछे हट जाएंगे। IPPs और कैपेसिटी चार्जेस में जल्द कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहते हैं जी कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो 1400 अरब IPPs के लिए 1700 अरब रखे गए
ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती, ये मुल्की सलामती का मसला है। ये वाक़तन मुल्की सलामती का मसला है, तो इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब। थैंक यू सो फॉर जॉइनिंग अस। ये जो गौहर एजाज साहब ने इंकशाफ किया है कि हर सारिफ IPPs माहिदों की वजह से फ़ी यूनिट यानी कि पर यूनिट 24 रुपये इजाफी देने पर मजबूर है, तो ये ज़रा हम जानना चाहेंगे कि ये बेसिकली इनकी पैदावारी लागत क्या है, फिर ये कितने यूनिट में बिजली फ़रोख्त करते हैं, और फिर ये ज़रूरत या तलब से ज़्यादा बिजली क्यों बना रहे हैं? व्हाट्स द पॉइंट? जी देखें, पाकिस्तान में तमाम IPPs को जो कि 2002 की पॉलिसी के तहत भी लगे हुए हैं, कुछ उससे पिछले पुराने भी लगे हुए हैं जो चाइना के CPEC की पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं, उन सब को मिलाकर पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल से इस साल 1900 अरब रुपया देगा। ये कैपेसिटी पेमेंट है, ये उनको ये गारंटीड पेमेंट है ये लगाने की, जिसमें उनका मुनाफा भी शामिल है और जो उन्होंने कर्ज लिया है उसके बैंक की इक़साद भी शामिल हैं। क्योंकि हम 100 से 125 अरब रुपया भरते हैं, तो तकरीबन ये 20 रुपये 17-18 रुपये से 20 रुपये पर यूनिट हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट आती है। जो बिजली पाकिस्तान में महंगी है और बहुत ज़्यादा महंगी है, उसमें सिर्फ ये कैपेसिटी कॉस्ट का किरदार नहीं है जो कि है बहुत बड़ा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे और भी हुकूमत के पॉलिसीज़ के सुकुम हैं, गलतियां हैं पॉलिसीज़ की, और हुकूमत की आज की भी जो 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 जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसकी गलतियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी हो चुकी है। तो ये अंदाज़ अगर ज़ाहिर है बताया जाए, हमें जो फैक्ट्स बताए जाते हैं, कितनी बिजली बना रहे हैं IPPs? जी ये देखें, हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी 2002 में, 1994 में और फिर 2013 में कि हमने कहा था कि देखो ये कीमत है, हम आपको इतने पैसे देंगे इतने पावर प्लांट लगाने के। ये नेपरा ने एक फीड इन टैरिफ जिसको कहते हैं, या अप फ्रंट टैरिफ कहते हैं, कि अप फ्रंट टैरिफ दिया हुआ था। अब आके उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं, हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ुद ये प्लांट्स लगवाए हैं। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी लगे हैं, इमरान खान साहब के भी ज़माने में लगे हैं। आज जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं, आज भी हम दियामीर बादशाह के अंदर न सिर्फ डैम बना रहे हैं बल्कि उधर भी हम लगा रहे हैं, पावर प्लांट लगा रहे हैं, जिसकी मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हम वाटर रिजर्वायर ज़रूर बना लें, पानी का ज़ख़ीरा कर लें, लेकिन वहाँ से बिजली बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हम मोमन डैम बना रहे हैं जिसमें भी शायद पावर प्लांट लग रहा है। आज भी हम चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो हम बतदरीज पावर प्लांट्स बना रहे हैं। एक मसला ये भी हुआ है कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ी, तो हमारा बिजली का कंजम्पशन इतना आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन ये IPPs का कसूर तो नहीं है, ये तो हमारी गलती है कि हमने उनसे कहा था कि आगे प्लांट्स लगाओ। अच्छा, फिर अभी तादाद वैसे कितनी है अगर हम जानने की कोशिश करें इनकी IPPs की? बिकॉज असल बात नंबर्स की भी है और उनके दिए जाने वाले पैसों की भी है जो हमें उन्हें अदा करने पड़ते हैं। देखिए, मुझे एक्चुअल नंबर तो याद नहीं है, मेरे ख्याल से 24-25 IPPs हैं जो जिसके अंदर देखें कुछ तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हुकूमत पाकिस्तान के, जिससे तकरीबन 400 अरब रुपया फ़िक्स्ड कैपेसिटी कॉस्ट दी जाती है। इसी तरह जो कोल के पावर प्लांट्स हैं, इंपोर्टेड कोल पे, जिसमें एक साहिवाल में है, एक हब में है, एक पोर्ट कासिम में, 2 हैं बल्कि पोर्ट कासिम में। इसमें से एक लकी सीमेंट वालों का है, हब वाला जो है वो हबको वालों का है। साहिवाल का मुझे एक्चुअली नहीं पता कि किसका है, किसी चाइनीज़ कंपनी का है, और ये जो है ये भी शायद पावर चाइना का है जो कराची पोर्ट कासिम में लगा हुआ है। और इन इम्पोर्टेड कोल पे जिसके अंदर तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली बनती है, हम फिर 400 अरब रुपया देते हैं कैपेसिटी पेमेंट का। फिर उसके बाद आपकी लोकल कोल लगी हुई है, थर के अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर एंग्रो का है, दीगर कंपनियों का है, पाकिस्तानी कंपनियों के बिजली के घर हैं, वहाँ पे भी 1-1.5 मेगावाट बिजली बनती है, उधर भी 300 अरब रुपए देने पड़ते हैं। फिर बहुत सारी कंपनियों की विंड पावर के वो लगे हुए हैं सिंध के अंदर, जिस पे 250 अरब रुपया देना पड़ता है। तो मुख्तलिफ IPPs हैं, मेरे ख्याल से 24-25 IPPs हैं, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता। लेकिन ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी ओनरशिप की है, जो 2013 से पहले लगे थे। 2013 के बाद जो लगे हैं उसके अंदर जो है वो चाइनीज़ के भी हैं। और मैं ये भी साथ साथ बता चलूँ कि बिक्की बलोकी और हवेली बहादुर शाह में 2 हुकूमत पाकिस्तान के हैं और एक हुकूमत पंजाब का है, और
त्रिमू में भी जो लगा है वो भी हुकूमत पंजाब का है। तो इसके अंदर से तकरीबन 40% IPP जो हैं वो खुद हुकूमत के ही हैं। अच्छा, हम चाहते हैं ज़रा आसान अल्फाज में अपने नाज़रीन के लिए भी, हमारी रहनुमाई के लिए भी, मिफ्ता साहब ये बताइएगा कि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये एक्चुअली हैं क्या, और हुकूमत के लिए कितनी बड़ी लायबिलिटी है और अवाम की जेब पर ये कितना भारी पड़ती है? जी, जैसे मैंने गुजारिश की कि 1900 अरब रुपया इस साल अगले माली साल में, यानी कि ये वाले जो हाजिर माली साल है इसमें हमको 1900 अरब रुपया इनकी कैपेसिटी की पेमेंट देनी होगी, जो कि वो जो इनको लगाने के ऊपर जो हमने गारंटी करी थी उसकी पेमेंट देनी होगी। और पाकिस्तान जो है वो जो मैक्सिमम बना सकता है मेरे ख़्याल से वो 32,000 मेगावाट मई जून में बना सकता है। शायद अगस्त में जब तरबेला आ जाता है फुल स्ट्रीम में तो थोड़ा सा और बना सकता है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारा जो है वो हम पानी से बनाते हैं बिजली। तरबेला और मंगला जो है वो गर्मियों में चलते हैं जिधर ज़्यादा बिजली बनती है। फिर हमारे पास कुछ रन ऑफ द रिवर हैं, जैसे नीलम झेलम था, वो भी सर्दियों में थोड़ी सी ज़्यादा पावर बनाता है, गर्मियों में थोड़ी कम बनाता है, लेकिन वो तकरीबन सारा साल चल रहा होता है। अब वो उसके अंदर भी कुछ रिपेयर का काम हो रहा है। तो गर्मी सर्दी को मिला के तो अलग अलग महीने में अलग अलग बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम आज बना सकते हैं इफ़ेक्टिवली वो 32-33 हज़ार मेगावाट है। और उसके अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हुकूमत के, जैसे कि जामशेरों में है जो फर्नेस ऑयल पे कभी भी नहीं चलना चाहिए, और ऐसे फैसलाबाद वगैरह के अंदर प्राइवेट सेक्टर IPPs में भी फर्नेस ऑयल के प्लांट्स लगे हैं जो इतनी महंगी बिजली बनाते हैं। उसमें कैपेसिटी कॉस्ट का मसला नहीं है, उसके अंदर ईंधन की कॉस्ट इतनी महंगी है कि वो बिल्कुल ज़ाया हो चुके हैं, उनसे बिजली नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर IPPs ने 23,400 मेगावाट बिजली पैदा की, जिसका सिर्फ 50% से भी कम इस्तेमाल हुआ। तो ये जो बाकी बिजली प्रोड्यूस की गई थी वो कहाँ गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो बिजली बनती है वो तो इस्तेमाल होती है। जब आपको ज़रूरत नहीं होती तो बिजली आप मंगवाते ही नहीं है, बिजली आप बनवाते ही नहीं है। जितनी बिजली बनती है वो तो कहीं ना कहीं जाती है ना, सिस्टम में ही जाती है। अच्छा। आप शायद गालिबन ये बात है कि उनकी कैपेसिटी इतनी है 30,000 मेगावाट की, लेकिन हम उनको सारा इस्तेमाल नहीं करते, हम उनको कहते हैं कि ना बनाओ। अब उसके अंदर भी मेरा नहीं ख्याल है कि IPPs की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है 30,000 मेगावाट की। उसमें भी देखें ये होता है कि जो एक नेम प्लेट कैपेसिटी होती है कि एक लिखा हुआ है पावर प्लांट, जैसे मिसाल के तौर पर विंड पावर है, अगर एक विंड पावर 50 मेगावाट का लगा है तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि साल के अंदर पूरा देखा जाए तो वो 15 से 16 मेगावाट के हिसाब से बना रहा होता है, मेगावाट आवर्स के हिसाब से बना रहा होता है। इसी तरह सोलर अगर कहीं 100 मेगावाट लगाए तो वो सिर्फ 20 मेगावाट बनाता है, क्योंकि दिन में लाइट होती है, दोपहर में वो ज़्यादा बिजली बनाता है, शाम में नहीं बनाता, रात में बिल्कुल नहीं बनाता, वगैरह वगैरह। इसी तरह कोल के प्लांट जो भी होते हैं वो भी साल में 1 महीना बंद करने पड़ते हैं। तो वो मतलब कैपेसिटी अगर आप 30,000 होती है तो आप बमुश्किल 20-25 हज़ार मेगावाट बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकती है। देखें, गलती जो है ना असल में वो ये है कि इतने गरीब मुल्क में, और ये एक सियासतदान के तौर पे ये कहना मुझे मुश्किल है, लेकिन सच बात यह है कि इतने गरीब मुल्क में ज़ीरो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे गर्मियों में 30-32 हज़ार मेगावाट की डिमांड हो जाती है या 34 हज़ार मेगावाट की डिमांड हो जाती है, और अगर आप 34 हज़ार मेगावाट की डिमांड मई जून में पैदा पूरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 34 हज़ार, और इतना पानी भी नहीं चल रहा होता, तरबेला वगैरह भी नहीं चल रहा होता, इसका मतलब है कि 34 हज़ार मेगावाट की आपके पास कैपेसिटी होगी इस दिसंबर में भी, जनवरी में भी। लेकिन दिसंबर और जनवरी में तो सिर्फ 9,000 मेगावाट 10,000 मेगावाट की ज़रूरत होती है, तो 24,000 मेगावाट का प्लांट बन्द होता है। अब जिसको आपने प्लांट लगवाया है वो तो बोलता है बिजली ले लो, चल रही हो या नहीं चल रही हो। अब इसमें हम देख रहे हैं जो कन्वर्सेशन हमने देखी हुआ है ज़ग़ारी और गौहर एजाज के दरमियान, अब ये बताया जा रहा है इन मुआहिदों की वजह से पाकिस्तान सालाना 24 करोड़ लोगों से तकरीबन सालाना 2,000 अरब रुपए वसूल किए गए। फिर वो कहते हैं गौहर एजाज साहब कि भाई ये जो मुआहिदे हैं ये पब्लिक किए जाएं। आपके ख्याल में हुकूमत ये करेगी या वो पाबंद है इन मुआहिदों की वजह से कि वो उन्हें पब्लिक नहीं कर सकती? देखिए, ये अक्सर लोग कहते हैं कि हुकूमत ये आदाद व शुमार नहीं दे रही, हुकूमत वो आदाद व शुमार नहीं दे रही। सच्ची बात तो ये है कि हुकूमत की किसी न किसी वेबसाइट पे हर किस्म के आदाद व शुमार मिल जाते हैं, सिर्फ आपको देखने आने चाहिए। नेपरा की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा हैं,
पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी आपको आदाद शुमार मिल जाएंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टी से भी आप ले सकते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स का मुझे नहीं पता कि वो पब्लिक हैं कि नहीं है, अगर मेरे ख्याल से उस पर भी कोई मुज़ाकरा नहीं है अगर हुकूमत पब्लिक कर दे। और क्योंकि हुकूमत इतनी गलतियाँ कर रही है और क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, लिहाजा अगर गौर साहब या दीगर कोई भी भाई कहता है हमारा या बहन कहती है कि हमको पब्लिक इन्फॉर्मेशन दे दो, तो लोगों को दे देनी चाहिए। इसमें छुपाने की तो कोई बात नहीं है, ये कोई न्यूक्लियर सीक्रेट्स तो नहीं है, कोई दिफाई सीक्रेट्स तो नहीं है। आप सबको बता दें कि भाई हम इतने की ले रहे हैं, ये हमारा खर्चा आ रहा है, ताकि अगर कोई गलती है, और मुझे लग रहा है कि गलती है बिजली के सिस्टम में चलाने की, तो कोई पाकिस्तानी शहरी पॉइंट आउट कर सकता है कि भाई आप ये फलां फ्यूल चला रहे हैं, इसकी जगह फलां फ्यूल चला लो, ये सस्ता पड़ जाएगा। तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से शेयर कर देनी चाहिए। जो भी चीज़ें हुकूमत के पास हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट शेयर कर देने चाहिए। अच्छा, अब ये है वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने ये इंदिया दे दिया इस बात का कि अब हम ये जो IPPs के मुआहदे इन पर नज़रसानी कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? दूसरी बात ये है कि तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत मुआहदों की मुकम्मल पासदारी की पाबंद है। तो इन दोनों में से कौन ठीक है आपकी नज़र में? देखिए, पावर मिनिस्टर तो अवैस लगारी साहब ही हैं, तो इस पे तो मेरे ख़्याल से हम अवैस लगारी साहब की बात पे वज़न देंगे। लेकिन तलाल साहब जो बात कर रहे हैं उसमें भी ठीक है कि हुकूमत को पासदारी बिल्कुल करनी चाहिए और डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त एक ही राह मुमकिन है, ये जो लोग कहते हैं कि हम IPPs को यूनिलैटरली पैसे देना बंद कर दें, तो वो यूनिलैटरली मशीन भी अपने बंद कर देंगे ना। आप पैसे नहीं देंगे तो वो बिजली भी नहीं देगा आपको। इस वक्त अगर हम कहते हैं कि चीन के हम पावर प्लांट्स को पैसे नहीं देंगे, तो चीन इस वक्त दियामीर बाशा बना रहा है, चीन इस वक्त मोमन डैम बना रहा है, चीन इस वक्त चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, तो वो बनाता रहेगा अगर आप उनको पिछले पावर प्लांट्स के पैसे नहीं देंगे। तो ये ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो मिफ्ता साहब, ये वायदे हैं ये 30-30, 40-40 साल, 10-10 साल इन दौरानिए के किए गए। मुझे ये बताइएगा क्या इन वायदों से निकलना मुमकिन है? क्योंकि आपने कहा अगर पेमेंट देना इन्हें बंद कर दें तो फिर वो बिजली नहीं बनाएंगे, लेकिन वो तो सालिसी इंटरनेशनल सालिसी कोर्ट में गए 2019 में और पाकिस्तान को फिर जुर्माने भी मज़ीद भरने पड़े, वो रकम भी अदा करनी पड़ेगी। क्या इन मुआहदों से निकलने की कोई रास्ता, कोई गुंजाइश है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की पहली जो प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी थी वो 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लेके आई थी और काफ़ी प्लांट्स उस ज़माने में लगे थे। वो प्लांट्स अब उनको 30-30 साल हो गए, तो वो प्लांट्स जो है ना उसके अब मुआहदे इंपॉर्टेंट नहीं रहे, उसकी कोई इतनी पेमेंट नहीं है, तो उसको तो हम साइड पर रख दें। ठीक है। उसके बाद जो है वो 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब की पॉलिसी आई थी और उसके अंदर प्लांट्स लगे जो 2002 से लेकर 2010, 11, 12 तक लगते रहे। अब दोनों परवेज़ मुशर्रफ साहब की पॉलिसी में भी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पॉलिसी में हम 17% डॉलर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ आए 2013 में, तो पावर की बड़ी शॉर्टेज थी, तो उन्होंने फिर CPEC को रिवाइव किया और एक और पॉलिसी दी, पावर पॉलिसी, उसमें भी वही 17% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया। कुछ अरसे में जब शाहिद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और मैं उनका वज़ीर ख़जाना था, तो हमने इस पॉलिसी को चेंज किया था और हमने कहा था हम फ़िक्स्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, फ़िक्स्ड रेट नहीं देंगे कि नेपरा पहले से लिख दे आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप आएँ और बिडिंग करें। और जब 2-3 लोगों को आप आपस में बिडिंग कराते हैं तो रेट प्राइस डिस्कवरी होती है और रेट हमेशा कम होता है, और यही दुनिया भर में देखने आया। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने फिर हमारी वो पॉलिसी चेंज कर दी और वही फ़िक्स्ड रिजीम पे चले गए। देखें, IPPs के मुआहदे जो है ना, वो बहुत सारे बाहर के लॉयर्स ने और दुनिया के और पाकिस्तान के बेहतरीन लॉयर्स ने, क्या होता है, इनको इनके खिलाफ वर्जी करना जो है ना, वो सीधा पाकिस्तान को नुकसान होगा। जैसे कि रेकोटेक में हमने देख लिया कि आखिर में हमको $900 मिलियन जो है वो फ़ाइन भरना पड़ा, 8 बिलियन का या 6 बिलियन का इनिशियल फ़ाइन था। तो इनकी खिलाफ वर्जी तो इस तरह नहीं करनी चाहिए। अब ये ज़रा बता दीजिएगा, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब वो ये कहते हैं कि भाई ये दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला है, ये जो पावर सेक्टर के मसाइल हैं और जिस तरह के एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं इसके ऊपर, जिस तरह की रकम रखी जा रही है, लग रहा है कि वाक़तन बहुत बड़ा मसला है। आपको लगता है कि ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है? अब मुझे ये नहीं पता कि दहशतगर्दी ज़्यादा बड़ा मसला है या पावर सेक्टर की बिजली के बिल ज़्यादा बड़े मसले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ों ने पाकिस्तान के लोगों की नींदें और चैन उड़ाया हुआ है। दहशतगर्दी के अंदर हम आपको पता है कि 20-30 साल से ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और आज मेरी ये दानिश में कि अगर पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे पीछे, सबसे गरीब मुल्क रह गया है, एक ज़माने में अमीर तरीन होता था, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, लिहाजा सरमायाकारी बहुत कम होती है, बरामदात बहुत कम होती है। तो
तो दहशतगर्दी का एक अपना बहुत बड़ा साया है पाकिस्तान के ऊपर। और ये जो बिजली के बिल हैं ये अब एशिया में एज एन इनकम पाकिस्तान सबसे महंगी बिजली दे रहा है, एज अ प्रपोर्शन ऑफ इनकम पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली, और इसका हमारे बरामदात पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसके ऊपर हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, या जितने भी और लोग हैं, उनके ऊपर बहुत असर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मिफ्ता इस्माइल साहब। और ज़ाहिर है ये वो एक ऐसा इशू है जिस पर मज़ीद भी बात होने की ज़रूरत है, और पॉलिसीज़ जो माजी की हैं उनको रिविज़िट किया जा सकता है कि नहीं। ओवैस लगारी साहब ने तो इंडिया दे दिया, देखते हैं होता क्या है। अच्छा जी, अब ये है कि एक अहम मामला जिस पर बात हो रही थी वो ये है कि मखसूस नशस्तों के फ़ैसले पर नज़रसानी यानी कि रिव्यू की दरख्वास्तों का मामला। तो अब ये है कि जजेस कमेटी के 2 अरकान ने नज़रसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया है। ऐसा क्यों किया गया है, वो राजा मोहसिन एजाज हमें तफसीलात दे रहे हैं इससे मुतालिक, बताइएगा जी। देखिए, ये मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ज़राए का ये कहना है कि ये दरख्वास्त इस पर नंबर अलॉट करके जजेस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात समात के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम करता है, उसके सामने जब ये नज़रसानी दरख्वास्त नंबर लगाकर पेश की गई तो जजेस कमेटी के ज़राए का ये कहना है कि 2 अरकान ने नज़रसानी दरख्वास्त को 2 माह के बाद मुकर्रर करने पर एतफाक किया है। और ज़राए का ये कहना है कि इसकी वजह यह है कि इस वक्त एक तो अदालती जो हैं वो छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस हैं, और दूसरा इस वक्त तक जो है वो अभी जो तफसीली इसका फैसला है, जो डिटेल्ड रीजनिंग है, वो भी नहीं आई। तो ज़राए का ये कहना है कि 3 में से जो 2 अरकान थे जजेस कमेटी के मुकदमात की समाअत के हवाले से जो कायम करदा है, उसने अब ये दरख्वास्त 2 माह के बाद मुकर्रर करने का एतफाक किया है। ठीक है, राजा मोहसिन हमें बता रहे हैं 2 माह बाद ये जो दरख्वास्त है ये मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हुआ है। थैंक यू सो मच। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं तिब्बी माहिरीन जहाँ बहुत सारे हवालों से ख़बरदार कर रहे हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के फैलाव का ख़तरा भी है। साथ में जो जल्दी अमराज हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और उसमें आप देख लें कि ख़ारिश है और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और हीट रैश भी ज़ाहिर है, और इससे कैसे नबरदाज़्म हो ये। अच्छा, लोगों की स्किन बड़ी ड्राई हो रही है, उमूमन गर्मियों में स्किन ऑयली हो जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी स्किन में हो रही है। अच्छा, जिन्ना अस्पताल कराची की OPD में रोज़ाना जल्दी अमराज के 100 से 150 केसेस आ रहे हैं। और आप सोचें कि ये वो केसेस हैं कि जो घर पे तमाम टोटके आजमाने के बाद फिर अस्पताल पहुंचते होंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानियों में ये चीज़ तो है नहीं कि पहले उसमें डॉक्टर के पास चले जाएं, मजबूर होकर हम पहुंचते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सिवियरिटी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पर, ठीक है। तो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, माहिर अमराज़ जिल्द डॉक्टर काशिफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है मलिक साहब, आज आपने जो मतलब ये जो सब्जे का रंग पहना है जी, मैंने कहा कि मौसम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, तो पहले से अच्छा रंग पहन लें, बेहतर है काफ़ी। एक्चुअली बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, जो करंट टॉपिक है। मेरे पास OPD में बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं और 100 से ज़्यादा ही आ रहे हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, क्योंकि तो पसीना बहुत आ रहा है। हाँ, जनरली लोगों को AC में बैठकर भी आ रहा है लोगों को, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे मसले हैं। तो AC की पसीने की वजह से सबसे पहले है बीमारी मिलिएरा रूब्रा, जो कि आम ज़बान है प्रिकली हीट। लोगों को चुभन वाले दाने होते हैं, बेइंतहा परेशान हो जाते हैं, वो बहुत आ रहे हैं। मैं हमेशा समझता था पाउडर का नाम है, अच्छा किया आपने बता दिया। जी, मिलिएरा रूब्रा इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। प्रिकली हीट जैसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको चुभन होती है दानों में। एक्नी बहुत बढ़ रही है, जिनके एक्नी होते हैं इस मौसम में, क्योंकि सीबम प्रोडक्शन फेज पे हो जाता है ज़्यादा, उसकी वजह से एक्नी भी बहुत आ रही है। का सामना बहुत हो रहा है। अच्छा, ड्राई स्किन के सामने में आप कुछ ब्लड टेस्ट हम कराएंगे कि हम रीज़न देखें क्या रीज़न हो सकता है। हाइड्रेशन की कमी की वजह से, या प्रॉब्ली दूसरे रीजन से। आप AC में बहुत ज़्यादा रहती हैं, बहुत ज़्यादा AC में रहने से भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है। ऑफिस में मैं ज़्यादा रहती हूं। हाँ। तो अच्छा, तो अब बात हम करेंगे कि स्किन रैश की आपने जो बात कही, वो फंगल इन्फेक्शंस बहुत आ रहे हैं, क्योंकि इतना पसीना आ रहा है लोगों को फंगस बढ़ रहा है। अच्छा, फंगस आपको पता है बॉडी के हर पार्ट में हो सकता है, सर पे, फेस पे, गर्दन पे, बॉडी पे, हर जगह, पैरों में, हाथों में, किसी भी एरिया में हो सकता है, और वो फैलता भी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एक से दूसरे को लग जाता है। तो पहले तो हम लोग एज डर्मेटोलॉजिस्ट देखते हैं कि फंगस है या एक्जिमा है, क्योंकि एक्जिमा अलग चीज़ है, वो चंबल है। वो जैसे होता है लोगों को घड़ियाँ पहनने से कुछ लोगों को वहाँ पर हो जाता है, कुछ लोगों को एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, तो वो भी बढ़ रहा होता है पसीने की वजह से। बेसिक कॉज है पसीना। अच्छा, पसीना जो होता है वो ऑफकोर्स नॉर्मल तो सभी को ही ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को हाइपर हाइड्रोसिस है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, उसमें स्किन प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं।
उसके भी हमें फैक्टर्स देखने होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, CPESR मैं कराता हूँ, मैं थायराइड प्रोफाइल कराता हूँ, कुछ लोगों का वेट बढ़ रहा होता है बगैर किसी वजह के, तो थायराइड ज़रूर चेक कराएं, फीमेल्स खासतौर पर और मेल्स भी कराएं। तो उसमें हम देखेंगे उनको जो पसीना जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ रही है। स्किन प्रॉब्लम से कैसे बचें? अब गर्मी तो है, क्या बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सबसे अच्छा बहुत ही आसान सा है, एक आइसीकॉट लोशन आ रहा है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको खारिश हो रही है, दाने निकल रहे हैं, बालों में निकल रहे हैं, फेस पे, बॉडी पे, तो बहुत सेफ़ है वो। उसमें कैलामिना है जो कि पिंक कलर का एक लोशन आता है, वो अपने पास आप रखिए। कोशिश करें प्रिकली हीट पाउडर्स ना यूज़ करें, कुछ लोगों को उसकी पाउडर से एलर्जी हो जाती है। ये कैलामिन लोशन आपने जो बताया, ये जब आपको चिकन पॉक्स वगैरह हो जाते हैं, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, इट्स अ सूदिंग एजेंट। सूदिंग एजेंट आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील कराता है। अच्छा, एंटीहिस्टामिन्स लेने से पहले ज़रा हमसे मशवरा ज़रूर कर लें, बिकॉज लोग बिला वजह बहुत ज़्यादा एंटीहिस्टामिन्स लेते हैं। एंटीहिस्टामिन का मतलब है एंटी एलर्जिक्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुनूदगी आ रही होती है। अब काम तो करना है ना, देखिए हम लोगों को, तो हम अगर दिन भर नींद में रहेंगे या हम फोकस नहीं कर सकेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। लोग अक्सर कहते हैं गर्मी है सन ब्लॉक ज़्यादा लगाइए, क्योंकि सन ब्लॉक सन टैनिंग, सन रेस की वजह से बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। अच्छा, क्योंकि गर्मी है तो वाटर बेस्ड लगाएं सन ब्लॉक। अच्छा, सन ब्लॉक भी ऑयली वाला ना हो। अच्छा, वो स्किन टाइप के लिहाज से बहुत तो कम सन ब्लॉक भी होते हैं, क्योंकि हर जी कोई बिल्कुल, इतने महंगे अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सस्ते भी होते हैं और आपको रीजनेबल भी प्राइस में मिल जाते हैं। बल्कि मैंने आपके ही शो पे शायद बताया था कि आप घर पे ही बैठ के बना सकते हैं। उसका नाम है रोज़ वाटर ले लीजिए, एलोवेरा जेल ले लीजिए, योगर्ट ले लीजिए, और एक जिंक ऑक्साइड आता है जो कि पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। मिक्स करके पहले पैच टेस्टिंग कर लें और फिर आप फेस पे लगाइए। पैच टेस्टिंग कितनी देर की? हाँ, पैच टेस्ट 10 से 15 मिनट। अगर आपको लाली, खारिश या जलन लगे तो आप बाकी पूरे फेस पे लगा सकते हैं। ये कितने घंटे के लिए इफेक्टिव होता है? ये आपको कम से कम 6 से 8 घंटे इफेक्टिव और मिकदार एक जितनी हो सकती है? मिकदार इक्वल क्वांटिटी में आप लेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको आप यहाँ पर घर का एक आप बना सकते हैं सन ब्लॉक। लेकिन अब बहुत सारे सन ब्लॉक्स आ गए हैं, लेकिन हर की स्किन टाइप के लिहाज से अलग होते हैं। रैशेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले तो ये पता करना है कि फंगस है या एक्जिमा है। लोग एक ही क्रीम होती है वो हर जगह लगा लेते हैं। देखिए पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना, क्योंकि दोनों की शक्लें काफी हद तक आप कोई क्रीम अप्लाई ना करें। फंगस में आपको एक राउंड दायरे दिखेंगे, खारिश होगी, और पूरे एक रिंग वर्म जो कहते हैं जिसको, उसकी क्रीम्स अलग हैं, उसकी एक ओरल मेडिकेशन भी आती है। ऑफ कोर्स वो हमें आप दिखाइए तो हमें पता है। एक्जिमा जो होता है, चंबल होता है, उभरा हुआ होता है, वो जैसे एक बड़ा सा रैश है और बहुत ज़्यादा खारिश होती है, शायद छिलके भी निकल सकते हैं, सोराइसिस की तरफ जा रहा है वो। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि है क्या चीज़। लोग क्या करते हैं, एक क्रीम आपको सूट की, आपने इनको बताई, इन्होंने मुझे बताई, हम सब ने एक दूसरे को वाली एक क्रीम दे दी, और वो क्या होता है कि वो हर जगह लगाने से क्या हो रहा है कि चीज़ तो बेहतर लग रही है ऊपर से, कि अंदर से ख़राब हो रही है। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। फॉलिकुलाइटिस बहुत आ रहा है। फॉलिकुलाइटिस होता है आपका हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से सर में बहुत दाने आ रहे हैं पेशेंट्स को। चिकन पॉक्स बहुत फैला हुआ है आजकल, इसी वजह से चिकन पॉक्स इतना आ रहा है मेरे पास, मीजल्स बहुत आ रही हैं इस वेदर की वजह से। इसमें ये भी एक फैक्टर है कि वैक्सीनेशन की भी, वैक्सीनेशन का भी इशू आ सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वेदर की वजह से भी है, फिर ये वायरस भी है, ये वायरस फैला हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि देखें, आप यहाँ पर आके अक्सर बात करते हैं कि टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए, फलाना ज़रूरी है, लेकिन ये टेस्ट की अफोर्डेबिलिटी भी तो हर किसी के लिए नहीं होती। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट डॉक्टर को तो दिखा देना, एटलीस्ट हम देख के बताएं। जैसे स्केबीज है कि पूरे घर में खारिश फैली हुई है, अगर होता है पानी का प्रॉब्लम है, लोग क्या पानी नहीं आ रहा, 2-3 दफ़ा हर कोई तो नहीं नहा सकता है ना, घर में खारिश आ गई, पूरे घर में खारिश फैल गई है, उसका अलग ट्रीटमेंट है। एक्चुअली ये सब चीज़ें ना एक दूसरे से मिमिक करती हैं। लोग कहते हैं बस एक ही खारिश है तो एक गोली खा लो, एक क्रीम लगा लो, तो हर एक का अलग है, हमें दिखाइए। अच्छा, मैं जैसे मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ एज अ फुल टाइम कंसल्टेंट, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। एक चीज़ बस लास्टिंग ये कि जो सीबम प्रोडक्शन बहुत हो रही है, फेस पे एक्नी बहुत हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें? जी देखिए, एक्नी के लिए सबसे अच्छा ये है कि एक तो आपको डाइट कंट्रोल करना है। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पानी या नींबू पानी लें। कोई तली हुई चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाना उससे ये बढ़ सकता है, सीबम प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो सकता है। जल्दी सोएं, जल्दी उठें। आजकल लोग हर कोई कोरियन स्किन चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कुछ भी लगा लेते हैं चेहरे पर, वो बिल्कुल ना। हाँ जी, कोरियन स्किन लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। देखिए वो आपको, लेकिन मैंने रियल में कोरियंस को देखा, उनकी स्किन इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा। ये आपको फिल्टर्स का कमाल है, लेकिन हाँ रियल में आप अपनी स्किन अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच काशिफ नंबरी साहब, थैंक यू सो मच। अपनी स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा, कराची फेडरल बी एरिया वाटर पंप फ्लाईओवर पर मुल्ज़मान की फायरिंग से पुलिस एहलकार के ज़ख्मी होने का जो वाक़या था, पता चला है कि वो टारगेटेड था। एसएसपी सेंट्रल जीशान सिद्दीकी कहते हैं
कि मुलजिमान एहलकार को गोली मारने के बाद उसकी SMG भी छीन कर फरार हो गए। ज़ख्मी एहलकार की हालत तशवीशनाक है। तो नज़ीर शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनके साथ इस वक्त SSP सेंट्रल भी हैं। जी नज़ीर। बिल्कुल, देखें वाटर पंप पुल के ऊपर कुछ देर कबल पुलिस एहलकार पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुआ और उसे स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और अब ये इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ है कि ये बज़ाहिर हदफ बनाकर इस पर उसको टारगेट किया गया और मुलजिमान इसकी SMG भी छीन कर ले गए। SSP सेंट्रल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जो अब तक की इत्तलात हैं वो यही है कि ये सुबह के वक्त अपनी ड्यूटी ख़त्म करके करीमाबाद पुल पे वहाँ से निकला है, थाने की तरफ जा रहा था अपना असला जमा कराने। तो अगली पुल पे जो है इसको दो मुलजिमान आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है और इसको जिसमें इसको फायर लगा है जो इसके राइट साइड से लग के गुजर गया, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन अभी सीरियस है और यहाँ हॉस्पिटल में इसका इलाज हो रहा है। इसको अब हर किस्म के एंगल से देख रहे थे कि ये टारगेट किलिंग है या ये कोई वैसे मुलजिमान थे जो यहाँ पे वारदात की नीयत से खड़े थे। तो इसको भी हम हर एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं इसकी। SSP की जानिब से मज़ीद तहकीकात की जाएगी कि इस वाक़े में मुलविस मुलजिमान कौन है। जी अच्छा, अब आपको बता दें हीट वेव क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से है, इस बार एसोसिएशन ने काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया है। दरख्वास्त उन्होंने की है। कराची बार एसोसिएशन ने सेशन जजेस को ख़त लिखा, दरख्वास्त की कि गर्मी के बाइस वकला के लिए इस कोट के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है और काला कोट पहनने से हमें इस्तिस्ना 10 दिन के लिए सोचें 10 दिन उन्होंने अंदाज़न लगाया। रीज़न इज़ कि ये जो ब्लैक कलर होता है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये गर्मी की शिद्दत को मल्टीप्लाई कर देता है। हम जो बात करते हैं ना कि हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि गर्मी की शिद्दत से बच सकें, तो ये एक बड़ा ऑनेस्टली एक जायज़ बात है। आई थिंक जितनी गर्मी है ना इशफाक, तो यहाँ वेदर इमरजेंसी लगनी चाहिए, इस तरह के स्टेप उठाने चाहिए जो दरख्वास्त वकला ने जजेस साहिबान से की। आई एम श्योर कि इसको कंसिडर किया जाएगा, उसके अंदर अगर कोई ऑप्शन होगा तो इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। इस गर्मी में इतने भारी भारी मोटे मोटे कोट, और ख़ास तौर पे हमें पता है जो हमारे निचली कोर्ट्स हैं वहाँ पे उस तरीके से ना AC होता है, समटाइम्स पंखा नहीं होता, लोड शेडिंग भी बहुत हो रही होती है। जी जी। और इस दौरान में हमने देखा बच्चों ने भी बड़े इम्तिहान दिए और क्या सब्र आजमा उनके लिए मरहला रहा। एक तो इम्तिहान भी दे रहे हैं, पर्चे भी आउट हो रहे हैं, जो तैयारी करके आ रहे हैं उनके लिए मुश्किल, ऐसे में गर्मी, पानी भी नहीं, लाइट भी नहीं। तो ये बड़े मसाइल हैं जी। चलें जी, और बाकी ये है कि शाद आबाद रही है। आज हमारी खातीन क्रिकेट का एक बड़ा अहम मैच है। होपफुली कि कल जब हम इस पे बात कर रहे होंगे तो कोई अच्छी खबर ही हम तक पहुंचेगी और डिस्कस करेंगे। और बाकी होपफुली कि आज का दिन पूरे पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर कराची के लिए इस एतबार से कि गर्मी की शिद्दत कम रहे। हाँ, जो कि हमें लग रहा है कि हो गई है। लेट्स होप। चलें, अब इजाज़त। चलें जी, आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।